बहुपति विवाह 56-65। आप लोगों का समझ नहीं आता स्टोरी सुनने के लिए तो आ जाते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपकी जान में आता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर हाई एंड सकते हो तो फिर या आते ही क्यों हो स्टोरी सुनने। आज का भाग थोड़ा बोरिंग होगा, कल मजेदार। कृति, कौन सी दुनिया से आई हो कली तुम जो तुम्हें इतना भी नहीं पता। कली उसकी बात सुन चुपचाप सर झुका ली। ये देख नूर, कृति को जवाब देते हुए बोली, जिस भी दुनिया से आई हो पर हमें ये पसंद है क्योंकि हमारे बेस्ट फ्रेंड की बेगम जो है, और हम बेहद खुश हैं जो विहान को इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी सी वाइफ जो मिली। कहते हुए ही नूर ने खाने से भरा एक बड़ा सा बाउल जिसमें पकोड़े थे वो कृति के हाथ में पकड़ाए। कृति अपना मुंह टेढ़ा कर बोली, यार नूर तेरा ना ये सालों का हो गया। जब भी तेरे घर आती हूँ मुझे अपने साथ काम में लगा लेती है। कॉलेज में भी तेरा यही हाल था और स्कूल में भी, और अब तो ससुराल में भी। कहते हुए ही कृति बाउल से एक भजिया निकाल खाने लगी। नूर उसकी बात पर हंसते हुए बोली, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए मोहतरमा, पर हमारी दोस्ती तो वही रहेगी जो बचपन में हुआ करती थी। और रही बात मायके या ससुराल की, तो हमारा मायका भी यही है और ससुराल भी यही है। इतना बोल वो गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ाती है। कृति इस पर हाँ में सर हिलाकर बोली, वाह भाई, किस्मत हो तो तेरे जैसी जिसे अपनों से कभी दूर जाना ही ना पड़े। और हमें देखो, हमें तो अपने मोमडेड भाई बहनों को छोड़कर दूर यहाँ आना पड़ा। बोल वो पकोड़े का बाउल ले बाहर निकल गई। कृति के बाहर जाते ही कली कंफ्यूज सी नूर से बोली, आपका मायका और ससुराल एक कैसे हो सकता है जीजी? उद्धरण चिन्ह। कली के मुंह से खुद के लिए जीजी सुन नूर मुस्कुराए और प्यार से ही समझाकर बोली, बहुत लंबी कहानी है हमारी, उसे आप विहान से फुर्सत में सुनना, पर हम तुम्हें शॉर्ट में बताते हैं। हमारे यहाँ कज़न मैरिज का रिवाज है और अक्सर कज़न की शादी भी एक दूसरे से की जाती है। ठीक वैसे ही हम और बख्तावर पहले कज़न भाई बहन थे, और हम पहले बख्तावर को भाई जान कहा करते थे और अब वही हमारे मियाँ जान बन गए। कहते हुए ही नूर हंस पड़ी। कली अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ते हुए, भाई बहन पर वो ब्याह कैसे कर सकते हैं? ये तो पाप हुआ ना जीजी। नूर, नहीं, हमारे मजहब में इसे पाप नहीं कहते बल्कि ये जायज़ होता है। इस्लाम में कज़न मैरिज की अनुमति दी गई है क्योंकि कुरान और हदीस में इसकी मनाही नहीं की गई है। खासतौर पर पितृवंश पैतृक और मातृवंश मातृक के फर्स्ट कजिन्स के बीच विवाह को इस्लामिक कानून में जायज़ माना गया है। इसे मुस्लिम समाज में पारिवारिक संबंध मजबूत करने का एक माध्यम भी समझा जाता है। गूगल द्वारा जानकारी। तारानकन 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 तारानकन। विहान, गौतम, बख्तावर तीनों बात कर रहे थे और कृति भी उनके पास है आकर बैठ उनकी बातों में शामिल होती है। तभी एक लड़की भागते हुए वहां आती है और सीधे विहान के बगल में बैठ उसका हाथ पकड़ बोली, ओह भाईजान, आने में इतनी देरी कर दी आपने। और हमारी भाभी जान कहाँ है? वो हमें कहीं दिख क्यों नहीं रही? कहते हुए वो लड़की मुस्कुराई। विहान हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे इस बेवकूफ़ भाई ने सभी को बता दिया मेरी शादी के बारे में। इस पर बख्तावर मुंह बनाकर बोला, जनाब बेवकूफ़ किसे बोल रहे हैं आप? हम एक काबिल न्यूरोसर्जन हैं। इस पर कृति बोली, हम तो इससे ये थोड़ी बदल जाएगा कि तू कल भी बेवकूफ़ था और आज भी बेवकूफ़ ही है। अगर बेवकूफ़ ना होता तो अपने दिल का हाल समझने में 1 साल ना लगा देता। बख्तावर मुंह बनाकर, क्या तुम दोनों हमेशा मुझे बेवकूफ़ ही बोलते हो? उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी नूर और कली वहां आते हैं। नूर उस लड़की से बोली, मुस्कान, जाकर अम्मी अब्बू को बुला लाओ, खाना तैयार है और आप सब भी जाइए और जाकर हाथ धोकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। मुस्कान हाँ में सर हिलाते हुए कली को देख उसके पास आ बोली, भाभी जान, आप तो बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह निकली हैं। और आपका ये रंग, ये तो हमसे भी ज्यादा सफ़ेद निकला। उदासी से। क्या भाभी जान, हम तो आज तक खुद को दुनिया में सबसे गोरा समझ रहे थे, मगर देखिए आपने एक पल में हमारा भ्रम ही तोड़ दिया। आप इतनी वाइट क्यों निकली? हाय अल्लाह, आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। कहते हुए मुस्कान ने अपना मुंह लटका ली। मुस्कान की बात सुन कली मासूम सी नज़रों से खुद के हाथ को देखती, फिर मुस्कान के चेहरे पर तो कृति भी अपना रंग कली से मैच कर बोली, मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया, ये तो सच में मुझसे भी ज़्यादा गोरी निकली। क्या विहान, कहाँ से लाए तुम इसे? इतनी गोरी वाइफ लाकर कहीं तू मुझे जेलेस तो नहीं करवाना चाहता? कहते हुए कृति भी मुंह बनाई। तो दोनों लड़की की बात सुन सब जोर से हंसने लगे। कली बस मासूमियत के साथ कभी कृति को देखती तो कभी मुस्कान को देखती, जिनका मुंह बन गया था। कली उनके बने हुए मुंह को देख मासूमियत से बोली, आप दोनों निराश मत होइए, अगर आप दोनों हमारी तरह हल्दी और चंदन को घिसकर उसका लेप लगाएगी तो हमारी तरह दूध सी गोरी हो जाएगी। कली की बात सुन मुस्कान आंखों में चमक लिए बोली, सच में? कली बस सर हिला दी।
तारानकन 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 तारानकन। भाई रात के 9 बज रहे हैं, क्या हम घर चले? वेदांत ने अपने बड़े दोनों भाइयों को देखकर बोला। विराट सर हिला वेद की तरफ देखता है जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ बातों को करने में बिजी था, साथ ही वो डांस भी कर रहा था। विराट की नजरों का पीछा कर वेदांत भी वेद की तरफ देख बोला, मन तो करता है इस वेद के गाल पर 4 थप्पड़ लगाओ। हम यहाँ उसके भाई होकर अकेले बैठे और ये लड़का दोस्तों के साथ बिजी है। अगर छोटा भाई ना होता तो सच बता रहा हूँ भाई इसे ना जम कर धोता मैं। और बोलते हुए ही वेदांत की बातों से ही पता चल रहा था उसने काफी ड्रिंक कर रखी है, मगर फिर भी वो अपने आधे होश में था। विराज बस खामोशी से सब देख रहा था, उसकी आंखों को देख मालूम नहीं पड़ रहा था वो क्या सोच रहा है। इधर वेद हम कब से दोस्तों के साथ बिजी है, चलो ना तुम्हारे भाइयों से बात करते हैं, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ। मधु की बात सुन वेद मुस्कुराया और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, तुम ना मधु सच में सबसे बेस्ट हो और हमेशा मेरा ध्यान भी रखती हो। चलो चलते हैं। इतना बोल वेद मधु के साथ जाने को हुआ तो किसी उसे रोक लिया। ये देख मधु अकेले ही उस टेबल पर आ गई जहां पर तीनों भाई बैठे हुए थे। मधु मुस्कुराते हुए, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू ऑल? मधु की बात सुन सब उसकी तरफ नजरें उठाकर देखते हैं पर कोई जवाब नहीं देता है, सब उसे इग्नोर कर देते हैं। ये देख मधु को थोड़ा बुरा लगता है पर फिर भी वो बात करते हुए बोली, वेद अक्सर आप सभी के बारे में बात करते रहता है और आप सभी की काफी तारीफ भी करता है। उद्धरण चिन्ह। वैसे विहान भैया नहीं आए आज यहाँ, कहते हुए ही वो खाली चेयर पर बैठ गई। उसकी इस बात पर भी सब खामोश ही रहे। ये देख मधु को अब इंसल्टिंग फील होने लगा पर फिर भी उसने वेद की खातिर उनसे बात करना जारी रखते हुए कहा, आप सब मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप सबको मैं वेद के लिए पसंद नहीं जो आप सब मुझे यूँ इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं? अगर आप सभी को लगता है मैं वेद के लिए सही नहीं तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं वेद के बगैर नहीं रह सकती, ना ही उससे दूर जा सकती हूँ। प्यार करती हूँ वेद से और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ प्लीज़ एक बार आप सब मेरे वेद से मिलकर मेरे और वेद के रिश्ते की बात कर ले। अगर आप सब बड़े मिलकर बात कर लेंगे तो मुझे और वेद हम दोनों को हमारे रिश्ते में इनसिक्योर फील नहीं करना होगा। वेदांत, क्या वाकई में तुम वेद से प्यार करती हो? खुद से ज्यादा मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दी। वेदांत, तो फिर ये बात तुम तब क्यों नहीं बोली जब वेद के पास कुछ था नहीं? मधु होठों पर मुस्कान ला, वेद मुझसे शादी करना चाहता है पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती बिकॉज मैं पहले वेद की कंपनी अच्छे से संभालना चाहती हूँ। वैसे भी मैं अपने मोम वेद की एक अकेली बेटी हूँ और आपको लगता है अगर मैं वेद के पैसों को देख शादी करना चाहती हूँ तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। मैं जिगर सेठी की बेटी हूँ। जिगर सेठी हीरो के व्यापारी है और उनका नाम एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों में आता है। मधु की बात सुन वेदांत खामोश हो गया क्योंकि जिगर सेठी का नाम वो अच्छी तरह से जानता था। तारानकन 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 तारानकन। इधर सारे लोग डिनर कर वापस से हॉल में बैठे हुए थे और सभी आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते हुए ही नूर की अम्मी कली को देख पूछती है, अरे कली बेटा, आप जो ये स्वेटर पहनी है क्या ये हैंडमेड है? कली उनकी बात सुन अपनी पहनी स्वेटर को देखती है। तब नूर विहान पर कली को देख कहती है, क्या बात है जनाब, आप दोनों ने तो कपल स्वेटर पहनी है, वो भी इतनी खूबसूरत, हम पहले ध्यान ही नहीं दिए। कहाँ से ली है आप दोनों ने ये स्वेटर? ये तो काफी हटकर और अलग स्टाइल में बनी हुई है। नूर की बात पर सब कली और विहान को नोटिस करने लगते हैं। विहान का स्वेटर पेस्टल शेड्स में था जिसे उसने टी शर्ट के ऊपर पहना था और वो जीन्स के साथ विहान को मॉडर्न लुक दे रहा था। राउंड नेक गला, उस पर कॉलर, फुल स्लीव जो कलाई तक थी, सिंपल डिजाइन, हल्का केबल नेट, रोप लाइक डिजाइन और उसका कलर ब्लैक, साथ में कुछ छोटे टॉट बने थे। तो वही कली ने जो स्वेटर पहनी थी वो किसी कोटी की तरह थी, मतलब हम किसी सूट को अंदर से इन और उसके ऊपर जैकेट बनवाते हैं वैसे। कली की स्वेटर रेड और ब्लैक के साथ काफी सारे कलर से मिक्स थे। उसकी बड़ी सी कॉलर चेस्ट तक चिपकी हुई जो फिट होने के कारण उसके उभारों को और आकर्षक दिखा रहे थे, और चेस्ट के पास से फ्रॉक के घेरे की तरह लॉन्ग जो घुटनों तक आ रही थी, बिल्कुल किसी ओवरकोट की तरह जिस पर काफी सारी प्लेट की तरफ बनी हुई थी। वो स्वेटर काफी ज्यादा अलग अंदाज में बनी थी और कली के दुबले पतले शरीर पर एकदम ठीक फिट हुई थी। विहान अपनी और कली की स्वेटर देख बोला, ये कली ने बनाई है खुद अपने हाथों से। नूर हैरानी से, क्या सच में? कितनी बारीकी और सफाई से बनी है ये, और लग ही नहीं रही कि स्वेटर होगी। मुझे भी सेम यही चाहिए, क्या तुम मेरे लिए बना दोगी कली? इसे तो मैं पार्टी में भी पहन के जा सकती हूँ। नूर की बात पर कली सर हिलाए,
तो मुस्कान भी बोली, हमारे लिए भी 2 बना देना भाभी जान, एक घर के लिए और दूसरी पार्टी के लिए, ये सच में काफ़ी खूबसूरत हैं। कली सर हिलाकर बोली, ठीक है हम बना तो देंगे पर समय बहुत लगता है इसे बनाने में, हमें तो पूरे 12 दिन लगे इसे अकेले बनाने में। नूर की अम्मी मैं भी बनाया करती थी अपनी जबानी में, पर इस तरह की डिज़ाइन नहीं बनाई, समय मिले तो मुझे भी बना देना एक। ऐसे ही सब एक एक कर मेरे लिए बोलने लगे। कली बस मासूमियत से सर हिलाने लगी। तो विहान आंखें छोटी कर बोला, गाय जिसे और भी काम होते हैं, ये इतनी स्वेटर कैसे बनाएगी। विहान की बात पर नूर की बेटी विहान की गोद में चढ़ते हुए बोली, हमें भी चाहिए। जिसे सुन विहान खामोश हो गया। ऐसे ही काफी समय तक बात करते रहने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। घड़ी में समय रात के 10 बज रहे थे और विहान कार ड्राइव करते हुए कली से बोल रहा था, क्या जरूरत थी सभी को हाँ बोलने की। पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं और स्वेटर बनाने के लिए बोल दो, और इतनी सुंदर स्वेटर क्यों बनाई तुम, जो सब तुम्हारी स्वेटर को नजर लगा रहे थे अब इस पर थूकोगी नहीं जैसे बालों पर थूकती हो। कली मासूमियत से, ये जी हमें पता था सब हमारे बालों को नजर लगाएंगे, इसीलिए हम बालों को अंदर कर ऊपर से स्वेटर पहने जिस कारण किसी को हमारे बाल दिखे ही नहीं। इतना बोल वो खुश हो गई। विहान उसकी बेतुकी बात सुन खामोश हो गया। वो ध्यान से कार चला रहा था। इस समय सड़क खाली थी, क्योंकि नूर का जहाँ घर था वो एक बड़ी सी सोसाइटी थी जहाँ पर अमीरों के विला थे और शहर से थोड़ी दूरी पर थी। तो विहान का घर एक पोज एरिया पर था जहां पर सिर्फ 5 बंगले थे, वो भी 1 to 1 किलोमीटर की दूरी पर बने, जिसे विराट की कंपनी ने ही उन विला को बनाई थी। और वहां जाने का रास्ता सुनसान था। विहान आराम से कार चला रहा था और कली खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उनकी कार के पीछे अचानक से ही एक बड़ा सा ट्रक आ गया और विहान की कार का पीछा करने लगा। विहान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कार चलाते रहा। कली भी आंखें बंद कर विहान के कंधे पर सर टिका दी। विहान ने कार में लगा हीटर ऑन किया और रास्ते पर ध्यान दिया, और जैसे ही सामने से टर्न होने का मोड़ आया ठीक तभी उस ट्रक ने जोर से विहान की कार को टक्कर दिया। उद्धरण चिन्ह। विहान की कार का पीछा करने लगा। विहान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कार चलाते रहा। कली भी आंखें बंद कर विहान के कंधे पर सर टिका दी। विहान ने कार में लगा हीटर ऑन किया और रास्ते पर ध्यान दिया, और जैसे ही सामने से टर्न होने का मोड़ आया ठीक तभी उस ट्रक ने जोर से विहान की कार को टक्कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। मधु की बात सुन सारे भाई खामोश होते हैं तो मधु मुस्कुराते हुए ही सभी को देख कहती है, आई होप भैया कि आप सब मेरे और वेद के प्यार को समझ हमारा साथ देंगे और मेरे डेट से जरूर मिलेंगे। इतना बोल मधु उन सभी को बाय बोल वहां से चली जाती है। तीनों भाई अभी भी खामोश ही बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी के चेहरे से पता चल रहा था कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मधु के जाने के बाद भी तीनों खामोश ही रहे। तो मधु वेद के पास वापस आ बैठ जाती है। वेद के दोस्त भी उससे बात कर वहां से चले जाते हैं। वेद अब मधु की तरफ देखता है जो एकदम खामोश सी थी, उसका चेहरा मायूस सा नजर आ रहा था। मधु को वैसे देख वेद ने पूछा, क्या हुआ हनी, तुम अभी तो खुश थी और अभी उदास नजर आ रही हो। मधु ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं हनी कोई बात नहीं, बस अब पार्टी खत्म करना चाहिए। वैसे भी रात काफी हो चुकी है और अब मुझे भी घर जाना चाहिए। मोम डैड घर में इंतजार कर रहे होंगे। क्वोट। वेद आर यू श्योर? क्वोट। मधु यस। वेद ठीक है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मधु नहीं, तुम अपने भाइयों के साथ चले जाओ, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। क्वोट। वेद सीरियसली? मधु तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं अपने साथ गार्ड लाई हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मधु मुस्कुराते हुए कहा। क्वोट। वेद प्यार से मधु के गाल पर हाथ रख, और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मधु हाँ में सर हिला चेयर से खड़ी होती है। उसके दिमाग में अभी भी वेद के भाइयों का उसे इग्नोर करना ही चल रहा था, जिस कारण वो चेयर से उठते हुए ध्यान नहीं देती और गलती से उसका हाथ वाइन की ग्लास में लगता है और सारा वाइन उसकी महंगी ड्रेस पर गिर जाता है। वेद जल्दी से रिएक्ट करते हुए, ओ नो ये क्या किया तुमने, सारा वाइन खुद पर गिरा लिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। कहते हुए ही वेद ने टिश्यू पेपर लेकर मधु की ड्रेस साफ करने लगा। मधु होश में आ वेद को रोक बोली, नो इट्स ओके एनीवे, आई नेवर वेयर अ ड्रेस अगेन वंस आई वेयर इट। वैसे भी मैं एक बार पहनी ड्रेस वापस नहीं पहनती, तुम इतना परेशान मत हो, मैं घर निकल ही रही हूँ। वेद मधु के परेशान से चेहरे को देख, मधु तुम ठीक हो ना? वेद की बात सुन मधु का मन किया उसके सीने से लग उसे उसके भाइयों का उसके प्रति रूखा बर्ताव बता दे, मगर वो ऐसा ना कर बात मन में ही दबा मुस्कुराते हुए बोली,
या आई एम फाइन। तुम रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना बोल मधु पस उठा वहां से चली गई। वेद बस परेशान सा जाती हुई मधु को देखते रहा। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। इधर वो बड़ा सा ट्रक विहान की कार को जोर से टक्कर मारने ही वाला था, मगर ठीक तभी विहान ने फुर्ती से कार बगल में गई सड़क पर मोड़ी, जिससे वो ट्रक खुद का बैलेंस संभाल नहीं पाया और तेज आवाज के साथ घसीटते हुए ही दूर जा गिरा। विहान, जिसने रियर व्यू मिरर में देख लिया था कि वो ट्रक उसकी कार को टक्कर देने ही वाला है, उसने समय पर ध्यान दे अपनी गाड़ी को मोड़ लिया, जिससे उसकी और कली दोनों की जान बच गई। विहान ने गहरी सांस ली और तेजी से कार वापस दौड़ाई, मगर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। कली अपनी आंखें खोल हैरानी से सामने की तरफ देख बोली, ये जी, ये आवाज कैसी थी? इतनी तेज आवाज जैसे कोई मालगाड़ी पलट गई हो। विहान अपनी बढ़ चुकी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं बीबी, मैंने तो किसी आवाज को नहीं सुना। तुम्हें कैसे कोई आवाज सुनाई दी? कहते हुए ही उसने अपने विला की तरफ बढ़ रहे उस पॉश एरिया के पहले गेट से अपनी गाड़ी अंदर की और पहले गेट पर पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली। कली कंफ्यूज सी, पता नहीं, हमें तो तेज आवाज आई पर आपको कैसे नहीं आई? कहते हुए ही वापस कार के बाहर देखने लगी। विहान खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, बस उसकी गाड़ी वैसे ही दूसरे गेट फिर तीसरे गेट से होते हुए अपने बड़े से विला के सामने आकर रुकी। विहान खुद भी बाहर निकला और कली को भी बाहर निकाला। विहान की सांसें अभी भी ठीक से नॉर्मल नहीं हुई थी और उसका दिल तेजी से कांप रहा था। उसके जहन में बार बार उस ट्रक का खुद की गाड़ी को टक्कर मारना ही याद आ रहा था, जिस कारण उसकी बॉडी भी हल्की कांप रही थी। वो तेजी से कली का हाथ पकड़ मेन डोर पर आया। उसने स्कैनर पर अपनी हथेली लगा, स्कैन किया और डोर ऑटोमेटिक खुल गया। दोनों घर के अंदर आए तो डोर खुद से लॉक भी हो गया। कली ने विहान को देखी और उसके पास जा उसके सीने पर अपनी छोटी सी हथेली रख बोली, ये जी, ये इतना शोर क्यों कर रहा है? इसकी आवाज हमारे कानों तक आ रही है। विहान लंबी सांस ले सोफे पर बैठते हुए बोला, बाहर ठंड है ना बहुत, इसीलिए मेरा दिल कांप रहा है। तुम जाओ ना, जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। कली ने धीरे से सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। कली के वहां से जाते ही विहान ने अपनी आंखें बंद कर खुद से कहा, थैंक गॉड समय पर देख लिया, वरना आज मैं अपनी बीबी के साथ परलोक ही चला जाता। बोल वो खुद को नॉर्मल करने लगा। कली ने कुछ ही देर में गर्म पानी के 2 ग्लास लाई, एक विहान को दे दूसरा खुद पीने लगी। पानी पी दीवार में लगी घड़ी में समय देख बोली, बाकी सब कब आएगे जी? फोन कीजिए ना सभी को। विहान कली का मोबाइल अपने पॉकेट से निकाल उसे देते हुए बोला, खुद करो फोन, तुम्हें आता है ना कॉल करना। क्वोट। कली ने जोर से सर हिलाए और विराट को कॉल लगा दी, मगर विराट ने कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि एक मैसेज आया। कली उस व्हाट्सएप मैसेज को खोल विहान को देख बोली, फोन नहीं उठाए जी, ये मैसेज भेजे है। विहान, पढ़ो, उसे पढ़ना आता है ना तुम्हें? कली पहले हाँ में फिर ना में सर हिलाते हुए बोली। पा 5 मीटर्स INUTA मीटर 5 मीट में GHAR घर आ रहा हूँ। 5 मिनट में घर आ रहा हूँ। कली ने हिज्जे कर पढ़ते हुए बोली। दरअसल वेदांत और विहान का काम था जो उन्होंने कली को शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाया था, हिंदी जोड़ इंग्लिश। साथ ही उसके मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप है जिनकी मदद से उसे पढ़ने और मतलब समझने में आसानी हो। विहान, मीट नहीं मिनट होता है बीबी। कली सर हिलाए और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाते हुए बोली। ये जी कितनी अच्छी है ना, और उनके वो भी अच्छे हैं, दूसरी बाली जीजी भी अच्छी है और पहली बाली जीजी के घर वाले वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे से बात करे हमसे। विहान, मेरे कुछ खास ही दोस्त है और सारे अच्छे हैं, लालची नहीं, इसीलिए हम आज तक दोस्त है। कली बस सर हिलाए और वापस सामने की तरफ देखने लगी। तारानकन 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 तारानकन। मधु अपनी बड़ी सी महंगी कार के अंदर एकदम खामोश सी बैठी है और उसके बगल में उसके डैड थे जो उसे पिक करने आए थे। मधु को इस तरह से खामोश देख उसके डैड बोले, एवरीथिंग इज फाइन प्रिंसेस। मधु होश में, वाई यस डैड आई एम फाइन। डैड, लग तो नहीं रही पार्टी पसंद नहीं आई तुम्हें? मधु, नो डैड ऐसा नहीं है, पार्टी अच्छी थी, बस मुझे आपको कुछ बताना था। डैड, यस टेल मी। मधु थोड़ा सा घबराते हुए, डैड मैं वेद से शादी करना चाहती हूँ। मधु के डैड नाराजगी से, प्रिंसेस मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम उसके साथ दोस्ती रख सकती हो पर शादी नहीं, वो हमारे स्टेट्स का नहीं है प्रिंसेस। सोसाइटी में हमारा एक स्टैंडर्ड है। अमीरों में हमारा उठना बैठना है और तुम हमारी मिलियन की दौलत की एक अकेली वारिस हो। तुम्हारी शादी हम ऐसे ही किसी से भी नहीं करवा सकते हैं।
तुम्हारी शादी होगी तो किसी अमीर या बड़े घराने में होगी। मधु दुखी होकर, डेड वेद कोई गरीब नहीं है डेड, वो भी हमारी तरह ही अपर क्लास सोसाइटी से ही आता है। उसके दोनों बड़े भाई टॉप 10 शहर के अमीरों की लिस्ट में आते हैं। इतने तो अमीर है उसकी फैमिली, और अब तो उसने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है डेड, और क्या चाहिए आपको? मधु ने रोनी सी शकल बनाकर बोली। उद्धरण चिन्ह। मधु के डेड, मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ देना चाहता हूँ मधु, और तुम हो कि बोलते हुए ही उसके डेड रुक जाते हैं क्योंकि मधु की आंखों में आंसू जो आ जाते हैं। मधु के डेड हार मान बोले, ओके फाइन, उसे घर बुला लो। अगर वो मेरे टेस्ट में पास हुआ तो ओके, वरना तुम वहां शादी करोगी जहां मैं बोलूंगा। मधु खुश होकर, थैंक्स डेड, मुझे यकीन है आप वेद को मना कर ही नहीं पाओगे। तारानकन 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 तारानकन। सारे भाई घर आ चुके थे और सभी अपने रूम में भी जा चुके थे। विराट, विराज, वेदांत तीनों ने ड्रिंक कर रखी थी, इसीलिए वो तीनों ही कली से दूर से बात कर तुरंत अपने कमरे में चले गए क्योंकि वो कली के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे उन्होंने पी रखी है। विहान का रूम। कली कमरे में बैठी हुई थी और बाथरूम के डोर की तरफ देख रही थी जहां से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। कली के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसकी शादी को 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था, पर उसके और विहान के बीच किसके अलावा कुछ और नहीं हुआ था। कली को ये बात परेशान कर रही थी। कली ने एक बार बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखी और कुछ सोचकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही हाथ डोर पर रखी, डोर खुल गया। शायद विहान डोर बंद करना भूल गया हो। कली बाथरूम के अंदर आ देखी तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें ही थम सी गई। वो अपनी जगह पर जम सी गई। उसे अपना गला सूखता सा महसूस हुआ क्योंकि उसके सामने विहान सिर्फ एक टोवेल में सावर के नीचे खड़ा हुआ था। उसकी पीठ कली की तरफ थी और उसकी अट्रैक्टिव बॉडी कली के आगे थी, जिसे देखकर कली के चेहरे पर शर्म वाले भाव आ गए। उद्धरण चिन्ह। कली धीरे से विहान के करीब गई और उसने पीछे से ही विहान को हक कर ली। विहान जो आंखें बंद कर दीवार पर हाथ रखे खड़ा था, इस तरह किसी के नाजुक हाथ अपने सीने पर महसूस कर विहान की पल भर में आंखें ही खुल गई, और आंखें खुलते ही उसने देखा 2 कोमल से हाथ उसके सीने पर है और उसकी बीबी उसकी पीठ से चिपकी हुई है। विहान ये देख एकदम से हड़बड़ा गया था और तुरंत ही पलट कली को देखने लगा जो अब उसके साथ ही पानी में भीग रही थी। कली ने अपनी मासूम सी नजरें उठाकर विहान को देखी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी और वो शर्माते हुए ही विहान को देख रही थी। कली को अपने पास देख विहान आंखें छोटी कर बोला, बीबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। कली नजरें झुका शर्माते हुए, हाँ हमें भी नहाना था जी, तो हम भी आ गए। इतना बोल उसने वापस से विहान को देखी। क्वोट। विहान उसकी बात सुन शरारती अंदाज में बोला, सच में तुम्हें मेरे साथ नहाना है? कहते हुए ही विहान ने कली को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा। कली भी विहान के निकट सीने से जा लगी और सावर का गर्म पानी दोनों को साथ में भिगोने लगा। विहान और कली एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और वो आंखों में देखते हुए कहीं खो से गए पानी की तेज बूंदों ने कली के कपड़ों को उसके बदन से चिपका दिया था, जिस कारण उसकी बॉडी अब रिवीलिंग हो चुकी थी। कली ने आगे बढ़कर शर्माते हुए विहान के सर पर अपना हाथ रख उसे अपनी तरफ झुकाए और उसके रेड होठों को देखने लगी। विहान की नज़र भी कली के सॉफ्ट नेचुरल पिंक लिप्स पर पड़ी, जिसे देख विहान को उसकी बॉडी में एक अजीब सी हलचल का एहसास हुआ। तो कली धीरे से विहान के होठों को देखते हुए ही अपने पैरों की उंगलियों में खड़ी हो विहान के होठों पर अपने होठों को रख अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने दांतों से विहान के होठों को कुतरने लगती है। किसी चुहिया की तरह विहान भी ये महसूस कर धीरे से अपनी आंखों को बंद करता है और उसकी पकड़ कली की कमर पर कस जाती है। कली विहान को किस करना चाहती थी, पर बेचारी उसे किस करते ही नहीं आ रहा था और उसकी वजह से विहान को अपने होठों पर मीठा दर्द का एहसास होता है। विहान झटके से कली को खुद से दूर कर उसे पलटकर दीवार से लगा देता है और अगले ही पल वो अपने होठों को कली के होठों से जोड़ उसे किस करने लगता है। अब विहान की आंखें वापस से बंद थी पर कली की आंखें खुली थी। वो विहान की किस में उसका साथ देना चाहती थी मगर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। क्वोट। विहान काफी ज्यादा पेशन के साथ कली को किस कर रहा था। उसने अपना एक हाथ कली के चेहरे पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था। उद्धरण चिन्ह। कली धीरे से अपने हाथ को उठा विहान के सीने पर रखती है और खुद भी विहान की किस में उसका साथ दे रही थी। कली का साथ पाकर विहान और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और समय के साथ दोनों की किस और भी ज्यादा पेशनेट में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे को फ्रैंक किस कर रहा था, जिसमें विहान कली के माउथ के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर कर रहा था
और कली हर एक चीज फिल कर रही थी। कली के हाथ विहान की बॉडी पर फिसल रहे थे, जिसे महसूस विहान भी कर सकता था। किस करते हुए ही कली ने अपने हाथ को सीने से नीचे की तरफ खिसकाते हुए विहान की कमर तक लाई और अगले ही पल उसने विहान के लिपटे टॉवेल को खींच लिया। कली का साथ पाकर विहान और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और समय के साथ दोनों की किस और भी ज्यादा पेसनेट में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहा था, जिसमें विहान कली के माउथ के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर कर रहा था और कली हर एक चीज फिल कर रही थी। कली के हाथ विहान की बॉडी पर फिसल रहे थे, जिसे महसूस विहान भी कर सकता था। किस करते हुए ही कली ने अपने हाथ को सीने से नीचे की तरफ खिसकाते हुए विहान की कमर तक लाए और अगले ही पल उसने विहान के लिपटे टॉवेल को खींच लिया। कली ने जैसे ही ये किया, उसका चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया, तो वही विहान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत ही कली को खुद से दूर किया और झुककर अपनी कमर से नीचे देखा तो पाया अब वो पूरी तरह से निकेड था, उसके बदन पर कुछ भी नहीं था। तो कली की नज़र भी विहान के सीने से होते हुए उसकी पूरी बॉडी पर फिसलती है और उसका पूरा चेहरा विहान को बगैर कपड़ों में देख शर्म से लाल हो जाता है। विहान जल्दी से उसी टॉवेल को उठा, वापस अपनी कमर में लपेट कली की तरफ देखा जो शर्म से पानी पानी हो रही थी। विहान ने कली को उसकी कमर से पकड़ अपने आप से सटाया और अगले ही पल उसका चेहरा अपने एक हाथ में थाम उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या कर रही हो बीबी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उद्धरण चिन्ह। बोलो जवाब दो, कहते हुए ही उसने अपनी सर्द सी निगाहें कली पर डाली। कली जो पहले से ही शर्म से लाल हो चुकी थी, वो विहान की सर्द निगाहों से सहम जाती है, मगर अगले ही पल अपना मासूम सा फेस बनाकर विहान की आंखों में झांकते हुए बोली, ये जी, हमारी शादी को 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं, पर फिर भी आप अभी तक हमारे उतने करीब क्यों नहीं आए जितने करीब आपको आना चाहिए? क्या आप हमें प्रेम नहीं करते, या हम आपको पसंद नहीं जो आप हमारे पास होकर भी हमसे दूरी बनाए हुए हो? कहते हुए ही कली की भूरी कजरारी आंखों में सवाल थे। कली का सवाल सुन विहान ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए ही कहा, पत्नी होने का हक चाहती हो मुझसे बीबी? कली ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाए। विहान, अगर पत्नी होने का हक चाहिए तो उस हक को पाने के काबिल बनो बीबी। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या मुझे तुम्हारे करीब आने में कोई परेशानी है, बल्कि सच तो ये है मैं खुद तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ, तुम्हें पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा चाहकर भी कर नहीं पा रहा हूँ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो बीबी, सिर्फ तुम। कहते हुए ही विहान की आवाज में बेबसी थी। विहान आगे बोला, मेरी हालत ऐसी हो रखी है कि मेरे आगे दुनिया का सबसे टेस्टी खाना परोसा गया है, मगर मेरी बदकिस्मती की मैं उसे खा ही नहीं सकता हूँ। कली हैरानी से, ये जी, हमने क्या किया है? क्या आपको लगता है हम आपके काबिल नहीं? कहते हुए ही उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े जो पानी में घुल से गए। विहान अपने दोनों हाथों से कली को थाम उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है बीबी, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, मुझ में भी काफ़ी सारी कमियां हैं, हर इंसान में कमी होती है, मगर हम उस कमी को मिटाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तुम काफ़ी इनोसेंट हो बीबी और मैं नहीं चाहता तुम हमेशा अपनी इसी मासूमियत के साथ जियो जिस कारण तुम इस घर में और यहाँ की 4 दीवारी में कैद होकर रह जाओ। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, कम से कम इतना तो पढ़ो जिसमें तुम लिखना सीख सको, पढ़ना सीख सको और लोगों की बातों का मतलब समझ सको। तुम्हें कितना भी पढ़ाने की कोशिश करो मगर तुम्हारे इस दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, और जाए भी कैसे जब तुम खुद कुछ पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं चाहती हो, तो कहाँ से तुम कुछ सीख पाओगी? अरे मैं चाहता हूँ तुम हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ सको लिख सको, और अगर कोई तुम्हारे सामने इंग्लिश में बात करे तो कम से कम उसका मतलब तो समझ सको, मगर नहीं, तुम कभी कुछ समझती ही नहीं हो। तुम्हें बस इस 4 दीवारी के अंदर बस इन घर के कामकाजों में उलझे रहना है, कभी आगे बढ़ना ही नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं बीबी, ये दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कई ज़्यादा बदसूरत इसकी सच्चाई है। यहाँ पर मासूम लोगों को पैरों तले कुचला जाता है, तुम जैसे मासूमों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है। कब तक, आखिर कब तक तुम अपने पतियों के भरोसे रहोगी? कभी तो तुम्हें खुद से इस घर से बाहर निकलना होगा, कभी तो तुम्हारा सामना लोगों के असली चेहरे से होगा। उद्धरण चिन्ह। तब तुम क्या करोगी सोच सोच कर मैं ठीक से सुन नहीं पाता, और तुम्हें बस पतियों के साथ रात में सोना और दिन में काम करना बस यही आता है, उसके सिवा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और मैं भी ये सब बातें किसे समझा रहा हूँ तुम्हें, जिसे कुछ समझना ही नहीं है। तुम्हें बस पतियों के साथ सोना है, खुद भी मजे करने हैं और अपने पतियों को भी मजे देने हैं, इसके अलावा आता ही क्या है तुम्हें? बोलते हुए विहान की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था।
विहान वैसे ही गुस्से में बोला, देखो बीबी, प्यार करता हूँ तुमसे, परवाह और दर्द दोनों है तुम्हारे लिए दिल में, इसीलिए तुम्हारी चिंता में मैं अपने आप को तुमसे दूर रखकर खुद को सजा दे रहा हूँ, ताकि कम से कम तुम कुछ तो समझो और पाए को सीरियसली लो। मगर तुम ये समझने को तैयार नहीं तो आज मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे पत्नी होने का सही अधिकार चाहिए तो उससे पहले तुम्हें उस काबिल बनना होगा। तुम्हें ना ही हिंदी में पढ़ना लिखना सीखना होगा बल्कि तुम्हें इंग्लिश भी सीखनी होगी। बोलना ना भी सीखो तो चलेगा, मगर तुम्हें समझना होगा सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है या तुम्हें गाली दे रहा है। अरे जब समझोगी तभी तो जवाब दोगी, जब समझ ही नहीं आएगा तो जवाब कहाँ से दोगी। तुम्हारे मोबाइल में कितने सारे ऐप हैं जिनसे तुम पढ़ना लिखना सीख सकती हो। इंग्लिश का मतलब हिंदी में समझ, उसका जवाब इंग्लिश में दे सकती हो। चीज़ों को सीख सकती हो, किसे क्या बोला जाता है, सब तो है तुम्हारे पास। तुम्हें शब्दों जो जोड़कर कैसे पढ़ना है, किस तरह स्पेलिंग के एक एक शब्द कोई जोड़कर उसे पढ़ा जा सकता है, सब तो बता चुके हैं तुम्हें, पर तुम कुछ सिखाती ही नहीं। तो ठीक है, रहो मुझसे दूर और अपने साथ मुझे भी सजा दो, क्योंकि पति पत्नी तो हर दुख सुख में भागीदारी होते हैं, तो मैं भी हो रहा हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोल विहान ने पानी का साबर बंद किया और बाथरोब की जो से पहनते हुए ही बाहर निकल गया। विहान के जाते ही कली आंखों में आंसू लिए फर्श पर बैठ रोने लगती है और खुद को समेटते हुए शिकायती अंदाज में बोली, हमें अच्छा नहीं लगता पढ़ना, तो क्या ये हमारी गलती है? अगर बचपन में हमें सही से पढ़ाया जाता तो आज हमें भी अच्छे से पढ़ना लिखना सब आता। पर अब तो हमारा ब्याह हो चुका है, अब हमें पतियों की सेवा करना है, उन्हें खुश रखना है। सब ने हमें यही तो सिखाया है, और अगर हम रात में पतियों को खुश करते हैं तो क्या हम ये गलत करते हैं जो आप हमें इतना सब बोलकर चले गए? हम भी तो कर रहे हैं कोशिश पढ़ने की, पर सब सर के ऊपर से जाता है तो हम क्या करें? कहते हुए ही वो गिले कपड़ों में होने के कारण ठिठुरने लगी। तारानकन 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 तारानकन। विराट अभी तक सोया नहीं था, उसकी आंखों से मानो जैसे नींद कहीं गायब हो चुकी थी। वो इतनी ठंड में भी सिर्फ एक लोव में कमरे की बालकनी में खड़ा मोबाइल कान में लगाए किसी की बातें सुन रहा था, और उन बातों को सुन विराट के चेहरे के भाव खतरनाक होते जा रहे थे। विराट के हर एक एक्सप्रेशन से जाहिर हो रहा था जैसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो विराट के गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ से विराट का आदमी उसे बताते हुए कहता है, सर आपको जो ट्रक दिखा था उसका पता चल चुका है। उस ट्रक को मिस्टर कश्यप ने ही भेजा था आपके भाई की जान लेने के लिए, ताकि आप उस एयरपोर्ट वाले सरकारी टेंडर को भूल जाए। सर मैंने कैमरे को चेक किए है, उस ट्रक ने सर की कार को टक्कर दे ही दी थी, पर सही समय पर सर ने कार को दूसरे मोड़ पर मोड़ लिया, वरना आप और मैं सोच भी नहीं सकते अगर उस ट्रक से कार का एक्सीडेंट होता तो शायद ही कोई जिंदा बच पाता। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुन विराट ने आंखें बंद की और मुट्ठी गुस्से में भींच ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर क्या हमें मिस्टर कश्यप को जवाब देना चाहिए? विराट लाल हो चुकी आंखों को खोल सर्द आवाज में बोला, मिस्टर कश्यप ने आज तक जितने भी काले कारनामे किए हैं हर एक का पता लगाओ और सबूत जमा करो। मिस्टर कश्यप को बहुत शौक है ना दूसरे के परिवार को तकलीफ देने की, तो उन्हें उनके ही अंदाज में बताना होगा। परिवार मेरे ही पास नहीं उनके भी पास है, मगर विराट ठाकुर को गलत रास्ता मंजूर नहीं, इसीलिए तुम सबूत जमा करो। आगे क्या करना है मैं देख लूंगा, बोल विराट ने कॉल कट किया और मोबाइल में उस वीडियो को प्ले किया जिसमें वो ट्रक बस टक्कर देने ही वाला था। इस सीन को देख विराट का कलेजा डर से कांप सा गया और उसके हाथ भी कांप से गए। तारानकन 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 तारानकन। विहान कपड़े पहनकर आंखें बंद कर खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या किया तूने विहान? तुझे उस पर गुस्सा नहीं करना था, तू इस बात को प्यार से भी तो समझा सकता था ना, मगर तूने अपनी ही बीबी पर गुस्सा कैसे और क्यों किया? बोलते हुए उसने अपने सर को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह। और उसे कली का ख्याल आया तो वो जल्दी से बाथरूम में गया तो देखा कली अभी भी उन भीगे कपड़ों में जमीन पर बैठी कांप रही है। ये देख विहान ने कली के सामने आ उसे देखते हुए बोला, क्या कर रही हो बीबी? तुम्हें ठंड लग सकती है, निकालो इन गिले कपड़ों को और रूम में चलो। बोलते हुए उसने कली को कंधे से पकड़कर खड़ा किया। कली बस अपनी नम हो चुकी आंखों से विहान को देखने लगी, तो विहान ने आगे बढ़कर कली के सारे गिले कपड़ों को उसके बदन से अलग किया और कली बस खामोशी से विहान को वैसा करते हुए देखते रही। विहान ने स्टैंड से टॉवेल निकाल कली को कवर किया और खुद गोद में उसे उठा कमरे में लाया। विहान ने नाराजगी से कली को देखा और अलमारी से कपड़े निकाल उसे देते हुए बोला, मेरी बातें इतनी बुरी लगी जो वही ठंड में बैठी रही, एक बार भी ये नहीं सोची अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझ पर क्या बीतेगी?
कहते हुए उसने खुद ही उसे नाइट ड्रेस पहनाया और कली के उन लंबे बालों को देखने लगा जो हद से ज्यादा लंबे थे। कली ने कुछ नहीं बोली, बस एकटक विहान को देखते रही। विहान अब उसके लंबे बालों को सुखाने लगा और कली बस खामोशी से उसे देखती रही। विहान भी खामोश हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद कली अपनी रोनी सी आवाज में बोली, ये जी, क्या आप भी किसी से प्रेम करते हैं? क्या भी हमें छोड़ देंगे? कहते हुए ही उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। विहान के हाथ जो कली के बाल सुखा रहे थे वो अचानक से रुक से गए। उसने हैरान नजरों से कली को देख बोला, क्या बकवास है? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में आई तुम पहली और आखिरी लड़की हो बीबी, और तुम्हें ये सब बेकार के ख्याल अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, कुछ चीज़ों में सख्ती जरूरी है बीबी, जिसे तुम्हें समझने की जरूरत है। हर कोई वैसा नहीं जैसा तुम समझती हो, और मुझे लगता है अब मुझे सच में सख्ती अपनानी होगी तुम्हारे लिए। ये हम सबके लाड़ प्यार का नतीजा है जो तुम इतनी ज्यादा बिगड़ गई हो। विहान की बात सुन कली मासूम सा चेहरा बना मासूमियत से बोली, हम नहीं बिगड़े जी। बिगड़ तो आप गए हैं। हम अम्मा से बता देंगे आप हमें प्यार नहीं करते, हम आपको पसंद नहीं है। हम सब अम्मा से बता देंगे, देखना फिर अम्मा आपकी पिटाई छड़ी से लगाएगी, तब आपको पता चलेगा जी। कहते हुए वो किसी छोटी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। विहान आंखें छोटी कर क्या बोली, तुम अम्मा से शिकायत करोगी मेरी? आजकल बहुत अम्मा को नहीं बीच में लाया जा रहा है। और क्या लगता है तुम्हें, तुम अम्मा से शिकायत में क्या कहोगी? हमारे बीच पत्नी पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, यही बोलोगी? बताओ मुझे। कहते हुए विहान ने कली को आंख दिखाया तो कली मासूम सी शकल बनाकर नजरें झुका लेती है। उसे नजरें झुकाते देख विहान वापस से बाल सुखाते हुए बोला, तुम ना एक नंबर की लस्टफल बनते जा रही हो। बोलते हुए ही विहान ने कली को एक नजर देख मुंह बना लिया। विहान की बात सुन कली ने तुरंत अपना मोबाइल उठाए और गूगल ट्रांसलेट ओपन कर हिंदी में लस्टफुल लिखी। उसे हिंदी पढ़नी लिखी आने लगा था, बस इंग्लिश नहीं आती। और अगले ही पल लस्टफल का मतलब पढ़ वो विहान को आंखें दिखाते हुए बोली, ये जी, आप ज्यादा ही बोलने लगे हो। हम कोई हवसी नहीं है जो आप हमें हवसी बोल रहे हो। कली का ट्रांसलेट करना देख विहान मन ही मन खुश हुआ, पर बाहर से कली को जाहिर ना कर बोला, हवसी ही हो तुम जिसे पति के साथ सोना और मीठी बातें करना आता है। खुद का इंट्रोड्यूशन तो आता नहीं और बात कर रही हम हवसी नहीं हूँ। बोल वो बेड पर लेट गया। कली उसके पास जा उसे हिलाते हुए बोली, हमें आता है, हमने सब याद कर किया है, देखिए। इतना बोल वो अपना गला साफ करती है और बोलना शुरू करती है। माई नेम इज काली ठाकुर। आई सोचते हुए, आई लाइव फ्रॉम मो मॉडर्न टाउन, काल्पनिक नाम। माई हस्बैंड नेम डॉक्टर विहान ठाकुर। इतना बोल वो रुक गई और सर खुजाते हुए बोली, पर हमारे तो 5 पति है ना जी। विहान सर हिला है, पर ये बात तुम्हें किसी और को नहीं बतानी है। अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारे सारे पति परेशानी में आ सकते हैं। कली जोर से सर हिलाकर, हम कभी नहीं बताएंगे जी। इतना बोल वो विहान की बाहों में चली गई और दोनों वैसे ही बातें करते हुए सो गए। विहान और कली दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी बाहों में लिया हुआ था। कली ने विहान के सीने पर सर रखी थी और विहान ने भी उसे कमर से हक किया हुआ था। दोनों के मन में उथल पुथल मची हुई थी। जहां विहान कली को पढ़ा लिखा कर समझदार बनाना चाहता था, तो कली के दिमाग में विहान की बातों का उल्टा ही असर हो रहा था। कली को ऐसा लग रहा था जैसे वेद की तरह विहान भी उससे दूर ना हो जाए और फिर उसके पास 5 से 3 पति न रह जाए। कली के मन में एक अलग से डर ने घर कर गया था। कली के मन की उथल पुथल को जैसे विहान भी भाव गया हो। इसीलिए वो कली को और भी टाइट हक कर बोला, सो जाओ बीबी, अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा कुछ उल्टा सीधा ना सोचो और सो जाओ। वैसे भी कल तुमने सही से होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारी पिटाई होगी। पिटाई का नाम सुन कली जल्दी से आंखें बंद कर एक पैर विहान की कमर में डाल उसे हक कर सोने लगती है। विहान भी वैसे ही कसकर उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही सो जाता है। एक दूसरे की बाहों में रहकर दोनों के चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह संडे का दिन था, इसीलिए 5 चो भाई घर पर आराम से देर तक सोकर उठे। वैसे भी आज सभी की छुट्टी जो थी। कली किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। आज उसने लाइट येलो कलर का फ्रॉक सूट पहनी थी जो घुटनों तक था, उसके नीचे फिट पैरों से चिपकी लेगी। मांग में सिंदूर, गले में भी शब्द लिखा मंगलसूत्र, और हमेशा की तरह चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। उसके बाल प्रॉपर छोटी में बंधे थे और उसके दोनों तरफ से कली लटे उसके चेहरे पर आ रही थी। एक एक कर सारे ही तैयार होकर हॉल में जमा होते हैं। वेदांत हॉल में आते ही आवाज लगाते हुए बोला,
कली डार्लिंग मेरा फ्रेश जूस कहाँ है? वेदांत की आवाज सुन कली भी चिल्ला कर बोली, ये जी। हम नहीं बनाए, हम नाश्ता बना रहे हैं, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। वेदांत मुंह बनाते हुए इंतजार और मैं हूँ, इतना बोल वो मोबाइल ऐप खोल कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने लगता है। बाकी की सब बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद नाश्ता टेबल पर लग चुका था, सारे ही मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हुए ही वेदांत कहता है, भाई हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने, किसी शांत सी जगह पर जहाँ कोई आता जाता ना हो। वेद खुश होकर, प्लान तो अच्छा है भाई, हम सब पिकनिक मनाने जा सकते हैं। साथ में हम फ्रूट्स और कुछ बनाने का सामान रख लेते हैं। साथ में मिलकर पकाएंगे और रात तक घर लौट आएंगे एक साथ अच्छे से समय बिताने के बाद। विहान, नहीं कोई कहीं नहीं जा रहा है, समय हम घर पर भी साथ में बिता सकते हैं, उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। विहान ने थोड़ी डरी सी आवाज में बोला। वेद हैरानी से, बट वाई ब्रो? बाहर चलने में मजा आएगा ना? विराट कोल्ड वॉइस में, जो करना है घर में करो, बाहर के नज़ारे को देखना है। लाखों की मेंटेनेंस खर्च हो रहे गार्डन है हमारे पास, उसे ही समझो कहीं बाहर आए हो और वही पिकनिक मनाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। विराट की कोल्ड वॉइस सुनकर तो वेद खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बड़े भाइयों से डर जो लगता था। कली सभी की तरफ देखती है, फिर धीमी सी आवाज में बोलती है, ये जी, पर हमें जाना है, कहते हुए वो थोड़ी सी डर भी रही थी। विराट आंखें छोटी कर, कहाँ जाना है तुम्हें? कली सहमी सी आवाज में, गांव जाना है अम्मा के पास। उद्धरण चिन्ह। वेदांत, पर क्यों? कली खुशी से, गांव में मड़ई मेला लगने वाली है। सारे गांव वाले उस मड़ई में आते हैं। सुंदर सुंदर चूड़ियां और बहुत कुछ आता है। ढेर सारी दुकानें लगती है और बड़े बड़े झूले भी होते हैं। गांव के कुछ लोग नाच गाना भी करते हैं और पतंग प्रतियोगिता भी होती है। जो जीतता है उसे सरपंच की तरफ से 1 हफ्ते का राशन मिलता है। हर कोई उस पतंग को उड़ाने की प्रतियोगिता में भाग लेता है। हमें भी मड़ई मेला में जाना है, हम अपने लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लेंगे और पैरों की नई बाली पायल भी लेंगे, हमें बिंदी भी लेना है और खिलौने भी लेना है। कहते हुए कली के चेहरे पर काफी बड़ी बाली प्यारी सी मुस्कान होती है। उद्धरण चिन्ह। कली की बात सुन विहान कहता है, ठीक है हम गांव चलेंगे, कब जाना है गांव? कली खुश होकर, शंकरात के 1 दिन पहले चलते हैं। विराट सर हिलाते हुए, ठीक है सबके कपड़े पैक कर लेना, हम सब कुछ दिन गांव में ही रहेंगे। विराट की बात सुन वेदांत बोला, ठीक है भाई, वैसे भी कली डार्लिंग की खुशी गांव जाने में है तो हम सब साथ में चलते हैं। वैसे भी अम्मा से मिले काफी समय हो गया है। गांव जाने के लिए सभी अपनी सहमति जताते हैं, जिसे देख कली काफी ज्यादा खुश होती हैं। सभी वैसे ही बातें करते हुए अपना नाश्ता फिनिश करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। विराट अपने ऑफिस के कामों में लग जाते हैं तो वेदांत भी किसी फाइल में उलझ जाता है। विहान भी किसी पेशेंट की फाइल चेक कर रहा था और वेद बाबू वो अपनी चैटिंग में लगे हुए थे। कली के पास 2 घंटे का समय था जिसमें उसे कुछ स्पेलिंग याद करनी थी और उन्हें याद कर विहान को बतानी थी, मगर कली आदत से मजबूर पढ़ाई ना कर ऊन और सलाई लेस स्वेटर बुन रही थी। और इस बात को विहान और वेदांत दोनों नोटिस कर चुके थे। करीब 2 घंटे बाद विहान ने अपनी फाइल बंद की और कली को देख सख्त आवाज में कहा, हो गई तुम्हारी पाय? कली जल्दी से डरते हुए पहले नाम में फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ हो गई पाय। विहान, गुड। इतना बोल वो उठा को ऊपर सीढ़ियां चढ़ एक कमरे में गया और कुछ ही देर में हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड और मार्कर लिए हॉल में आया। उसने उस व्हाइट बोर्ड को हॉल में एक जगह पर सेट किया और किसी मास्टर की तरह हाथ में छड़ी लिए बड़े ही आराम से सोफे पर बैठ गया। कली बस सहमी निगाहों से उसे वैसा करते देख रही थी, साथ में अंदर ही अंदर काफी घबरा रही थी। विहान मार्कर कली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शुरू हो जाओ। कली, क्या लिखना है जी? विहान, पढ़ाई की हो ना तुमने? कली सर हिला देती है इस पर। तो फिर जो मैं बोलूं उसे तुम्हें लिखना है और याद रखना, जितनी गलती उतनी ही छड़ी से पिटाई भी होगी। विहान ने किसी खड़ूस टीचर की तरह बोला। कली डरते हुए सर हिलाए। विहान, पोएम्स लिखो हिंदी में। कली खुशी से, हम अभी लिखते हैं जी। इतना बोल वो जोर जोर से गाते हुए बोर्ड पर लिखने लगती हैं। कविता, जाड़े की धूप, पोरा छाया, ओस पड़ी, जाड़े से सिहरन बढ़ी। धूप सुनहरी आई जब, सारा जग हर्षाई तब, खेतों में पसरा उजाला, पत्तों पर मोती का जाला, मौसम ठंडा पर मीठा, धूप का संग है सबसे प्यारा। कोहरे से ढकी सुबह की बगिया, जाड़े में लिपटी प्यारी दुनिया, मिट्टी में महक नई नई,
सर्दी संग धूप ने रंग लाए। कली इस कविता को लिखने में 20 मिनट लगाती है और खुशी से बोर्ड के आगे से हट जाती है। वेद उस कविता को पढ़ सर खुजाकर बोला, ये कौन सी कविता है, मैंने तो नहीं पढ़ा। कली खुशी से, हमने पढ़े हैं ना, वो गांव के मास्टर जी पढ़ाते थे सर्दियों के दिन में और इन्होंने भी यही बाली याद करवाई है, कहते हुए विहान की तरफ इशारा करती है। उद्धरण चिन्ह। वेद अजीब सा मुंह बना चुपसा बैठ जाता है। विहान, गुड। अब इंग्लिश में लिखो। कली कंफ्यूज सी, कौन सी लिखे जी, जानी जानी या ट्विंकल ट्विंकल बाली। क्वोट। विहान छड़ी दिखाते हुए, 5 लिटिल मानकी जंपिंग ऑन द बेड। कलीना में सर हिलाते हुए, नहीं नहीं, हम इसे नहीं लिखेगी, ये हमें नहीं आती है, कहते हुए ही वो रोनू सा मुंह बना लेती है। वेद हंसते हुए, केजी 1 के बच्चों को आती है और तुम इतनी बड़ी होकर याद नहीं कर पाए, इतना बोल वो जोरों से हंसने लगा। वेद को अपना मजाक बनाते हुए देख और खुद पर हंसते हुए देखकर कली मासूम से फेस के साथ ही उसे देखती है और उसके तरफ मार्कर बढ़ाते हुए बोली, सुने जी, आप ही लिख दो जब आपको आती है तो। कली की बात सुन वेद की हंसी उसके गले में अटकी और वो बोला, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख देता हूँ। बोल वो जैसे ही मार्कर लेने की हुआ, विहान ने जोर से छड़ी वेद के हाथ पर मारी। वेद चिल्लाते हुए, अम्मा, बोलते हुए ही वो सोफे पर उचककर बैठा और हाथ झटकने लगा। क्वोट। तो वही कली वेद को मार पड़ी देख सहम सी जाती है। वेद, मुझे क्यों मारा भाई? विहान, मैंने तुम्हें बोला लिखने के लिए। वेद, नहीं। विहान, तो फिर? वेद, सॉरी भाई। विहान उसे इग्नोर कर तेज आवाज में, कल सारा दिन क्या करी तुमने? पढ़ाई क्यों नहीं की? कली डरते हुए, हमने याद किया था जी, पर वो हुई नहीं। विहान घूर कर देखते हुए बोला, याद हुआ नहीं या की ही नहीं? कली खामोश रही। विहान छड़ी दिखाते हुए, यहाँ जितने हैं सभी के नाम की स्पेलिंग लिखो, अगर एक भी गलती हुई तो छड़ी पड़ेगी। कली डरते हुए ही एक एक कर सभी के नाम लिखती है। वो विराट के नाम से शुरू कर खुद के नाम पर खत्म करती है, पर सब सही लिखती है। लिखेगी भी क्यों नहीं, रट्टे जो मारी है। विहान, गुड। अब जो नाम लूँ उसकी स्पेलिंग लिखना है। कली जोर से सर हिला। विहान अब एक एक शब्द बोलने लगता है, हर कोई एक तक कली को देखने लगता है जो कली लिख रही होती है। तब तक वेदांत का ऑर्डर किया सामान भी आ जाता है, जिसे लेने वो वहां से चला जाता है। विहान, एप्पल की स्पेलिंग। कली याद करते हुए, अप्लाई। विहान, कली को पास बुला, यहाँ आओ। कली डरते हुए विहान के आगे आकर मासूम बच्चे की तरह खड़ी हो गई। विहान छड़ी दिखाते हुए, हाथ आगे करो। कलीना में सर हिला, हम नहीं करेंगे, आप हमें पिटोगे। विहान, मैंने कहा हाथ आगे करो। कली डरते हुए हाथ आगे कर जोर से आंखें बंद कर लेती है और छड़ी पड़ने का इंतजार करने लगती है। उद्धरण चिन्ह। विहान, कली की बंद आंखों को देखकर छड़ी उठाता है। ये देख वेद पहले ही उचककर दूर बैठ जाता है और खुद डरते हुए आंख बंद कर लेता और तभी कली को जोर से एक छड़ी पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। और वो किसी बंदर की तरफ फुदकते हुए जोर से चिल्लाई, ओई माँ, और चिल्लाते हुए अपने एक हाथ से अपने बम को सहलाने लगी। विहान ने कली को हथेली पर न मार उसके बम पर छड़ी मारी, जिसके पड़ते ही वो बंदरिया की तरह उछली और अपने बम को सहलाते हुए विहान को देखने लगी। विहान होठों पर मुस्कान लिए वापस से छड़ी उसके बम पर मार बोला, एप्पल एप्पल होता है। कली इस बार भी फुदक कर वापस से बम को सहलाते हुए रोनी सी शक्ल बनाकर विहान को देखने लगती है। और ठीक तभी वेदांत, जो वापस आया था हाथ में जूस की बोतल पकड़े, वो भी चलते हुए जोर से कली के दूसरे बम पर एक थप्पड़ मार सोफे पर बैठ जाता है और कली वापस से उछलते हुए दोनों हाथों से दोनों बम को सहलाने हुए रोनी सी शक्ल बना पास बैठे विराज और विराट को देख शिकायती अंदाज में मासूम से चेहरे के साथ बोली, ये जी, ये दोनों हमें मारे। इतना बोल वो दोनों हाथ से दोनों की तरफ इशारा करती है। तो वेद कली की हालत देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है और तभी उसे भी एक जोर की छड़ी पड़ती है, जिसके पड़ते ही वो सोफे से नीचे लुढ़क जाता है और अगले ही पल वो कमर में हाथ रखी कमर से हिला रहा होता है। विराट, कली की बात सुन, अच्छे बच्चों की तरह सब सही से याद करो, वरना ऐसी सजा मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें, पर मेरी सजा का अंदाज अलग होगा और सजा भी बंद दरवाजे में मिलेगी। विराट की बात सुन कली कंफ्यूज सी उसे देखती है तो विराट बस ईवल मुस्कान लिए उसे देख रहा होता है। ऐसे ही कली की आज जमकर पिटाई होती है। वो जितने स्पेलिंग गलत बोलती उतनी ही छड़ी उसे पड़ती है। अब तक तो उसका बम भी लाल पड़ चुका होगा, बेचारी पढ़ लेती तो पिटाई ना पड़ती। विहान की क्लास के बाद वेदांत की क्लास शुरू होती है, जिसमें वेदांत उसे 5 इंच ऊंची हील और एक ड्रेस पहन कर आने को कहता है।
कली उस ड्रेस को देख गंदा सा मुंह बनाकर बोली, हम ये नहीं पहन सकते जी। वेदांत, क्यों नहीं पहन सकती? चुपचाप इसे पहनो, वैसे भी छुपाने लायक तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास जो था सब तो हमने देखा हुआ है। वो भी अच्छी तरह से, वेदांत ने मैग्नेटिक वॉइस में बोला। तो कली एकदम से शर्मा सी गई और वेद की तरफ देखने लगी जो वहीं पर था। वो वेद की तरफ देख कहती है, सुने जी, आप जाए यहाँ से अपने कमरे में। वेद मुंह बनाकर, दिस इज नॉट फेयर, तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो। कली मासूमियत से, हम आपके सामने इन कपड़ों में नहीं आ सकते, आप तो हमें तलाक देने वाले हो ना, कहते हुए कली के दिल में टीसी उठी। वेद उसकी बात सुन खामोश हो गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तो कली भी थोड़ी देर में वेदांत की ड्रेस पहन वापस आई। जब हॉल में बैठे चारों भाइयों ने कली को देखा तो बस देखते ही रह गए। रेड कलर की उस शॉर्ट सी ड्रेस में कली बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, जिसमें बस पतली सी स्लीव थी और ड्रेस घुटनों तक थी, जो किसी छोटी बच्ची की फ्रॉक की तरह थी। कली उस ड्रेस को खींचकर नीचे करने की कोशिश करते हुए नजरें झुकाए हुए थी। क्वोट। जब हॉल में बैठे चारों भाइयों ने कली को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन सभी की नज़र बस कली के सुंदर से चेहरे से होते हुए उसके शरीर की हर एक बनावट पर जाकर ठहर रही थी। खासकर उस रेड वाइन कलर की उस शॉर्ट सी ड्रेस में कली बेहद ही खूबसूरत ही नहीं लग रही थी, बल्कि उसके फिगर भी काफी निखर कर नजर आ रहे थे, जिसे चारों ही भाई बस बिना पलके झपकाए निहारे जा रहे थे। कली की ड्रेस जिसमें बस पतली सी स्लीव थी और ड्रेस घुटनों तक थी, जो किसी छोटी बच्ची की फ्रॉक की तरह थी। कली उस ड्रेस को खींचकर नीचे करने की कोशिश करते हुए नजरें झुकाए हुए थी। क्वोट। कली के गोरे हाथ और गोरे पैर जो किसी मक्खन की तरह सॉफ्ट थे, वो दूध की तरह गोरे नजर आ रहे थे। उस ड्रेस के नेक सामने से डिप था, जिस कारण उसके क्लीवेज हल्के से नजर आ रहे थे, जिन्हें कली ने अपने लंबे बालों से ढक रखा था। कली काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि वेदांत हर बार उसे इसी तरह की ड्रेस जो लाकर देता है, पर हर बार ड्रेस लंबी से शुरू होकर घुटने तक आई थी और कली का चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। वो जबरदस्ती ही ड्रेस खींचे जा रही थी। कली को वैसे देख विराज का गला सूखने लगता है और वो अपना ही स्लाइवा गटक कली को देख बड़ी ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, हनी चलो बेडरूम में चलते हैं, ये मॉडलिंग बाद में सीख लेना, अभी हम बेडरूम में चलकर रोमांस करते हैं। विराज की बात सुन कली शर्म से पानी पानी होने लगती है और शर्माते हुए ही सभी की तरफ देख वापस से अपनी नजरें झुका लेती है। उसे यूं इस तरह से शर्माते देखकर विराट के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम कली की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, विराज इज राइट, चलो हम बेड पर जाकर पढ़ाई करते हैं। मैं तुम्हें हर एक चीज के लेसन अच्छी तरह से दूंगा और वो सब सिखाऊंगा जो तुम्हें आना चाहिए। बोलते हुए ही विराट की आंखों में प्यार भरा हुआ था। कली उसकी बात सुन और भी ज्यादा शर्मा जाती है। शर्म की वजह से वो अपने हाथों को अपने चेहरे से ढक लेती है। विहान अपने दोनों बड़े भाइयों को आंखें छोटी कर देखते हुए कहता है, भाई स्टॉप इट, और आप दोनों को नहीं लग रहा आप दोनों को थोड़ा कंट्रोल में रहने की जरूरत है। और ये कली एक नंबर की बदिया लग रही है, इसे ऐसे देख आपके अरमान जाग रहे हैं। विहान ने जानबूझकर कली को टोंट मारा ताकि वो उनकी बात माने और जो वेदांत सिखाए उसे मन लगा कर सीखे। विहान की बात सुन विराज मना करते हुए बोला, जिसके पास इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो वो भला कैसे कंट्रोल कर सकता है। विराट, इतनी सुंदर वाइफ के साथ तो हर दिन हनीमून मनाया जा सकता है और तुम कंट्रोल की बात कर रहे हो। कली बस विराट और विराज की बातों को सुन उन दोनों को देख रही थी। सारे घर में हीटर ऑन है जिस कारण ठंड किसी को नहीं लगती है। कली एक हाथ से ड्रेस खींचते हुए और एक हाथ से बम को सहलाते हुए मासूम सी नजरों से दोनों को देख कहती है, ये जी, हमें आप दोनों की गोल गोल बातें समझ नहीं आती हैं और आप दोनों हमें परेशान करना बंद करो। दिख नहीं रहा हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किए तो वापस से मार पड़ेगी। रोनी सी शकल बनाकर, अब हम और मार नहीं खा सकते जी, हमारे कुल्हड़े बहुत दर्द कर रहे हैं, हम तो बैठ भी नहीं पा रहे हैं। अब आप दोनों परेशान करना बंद करो वरना अब आप दोनों को छड़ी पड़ेगी और जोर से पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है। बोलते हुए ही वो छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी। विराज बेशमी के साथ, ठीक है तुम मुझे मार लेना, मैं तुम्हें मार लूंगा, चलो मजा आएगा। हम इस गेम को बेडरूम में चलकर खेलते हैं, प्रोमिस मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस 6 to 7 घंटे बाद छोड़ दूंगा। विराज की बेशमी भरी बात तो कली के सर के ऊपर से जाती है, मगर वेदांत जो काफी समय से चुप था वो भी गहरी सांस लेते हुए बोला, बस बहुत हुआ आप दोनों का, अब आप चुप होकर बैठ जाओ।
वरना आज क्या अगले 1 महीने तक कली आप दोनों में से किसी के पास नहीं आएगी। वेदांत की धमकी से दोनों की आंखें छोटी हो जाती है, पर दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही वेदांत टीवी प्ले करता है और उस पर एक वीडियो चलना शुरू होती है जिसमें एक लड़की ऊंची हिल पहने बैलेंस बनाकर चलना सीख रही होती है। उसके सर पर मोटी मोटी किताब होती है। कली उस वीडियो को ध्यान से देखने लगती है। वेदांत आगे बढ़कर कली का एक पैर पकड़ हिल पहनाने लगता है। ये देख कली जल्दी से पीछे हट बोली, आप हमें पाप पर मत डुबाइए, हम कर लेंगे, आपने हमारे पाँव क्यों छुए जी। वेदांत क्यों, तुम ही मेरे पाँव छू सकती हो, बाकी मैं या कोई और नहीं छू सकता। वेदांत की बात सुन कली कुछ बोलने को हुई, पर वेदांत की गुस्से भरी निगाह देख वो खामोश हो गई। क्वोट और खुद से हिल पहनने लगती है तो नोटिस करती है इस बार उसकी सैंडल पिछली बार से ऊंची है। कुछ देर बाद वेदांत किसी मॉडल ट्रेनर की तरह कली को उस हिल पहन कर बैलेंस बनाकर चलना सिखा रहा था, साथ में उसके सर पर मोटी किताब भी रखते जा रहा था। कली ने पहले प्रैक्टिस की थी 3 महीनों से, जिस कारण अब वो काफ़ी हद तक बैलेंस बनाना सीख चुकी थी। ऐसे ही ट्रेनिंग के साथ दोपहर खत्म होता है और शाम हो जाती है। कली अब कमरे में जा एक बड़े से लगेज में विराट के कपड़े पैक करने लगती है। वो इस काम को खड़े खड़े ही कर रही थी, अगर जरा सा भी बैठने की कोशिश करती तो उसके बम पर तेज दर्द होता और वो दर्द से उई मार कर चिल्ला उठती है। ऐसे ही कुछ देर में वो एक एक कर सभी के कपड़ों को और ज़रूरत के सामानों को पैक कर लेती है और पैकिंग के बाद वो औंधे मुंह पेट के बल सो जाती है। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी सुबह से, जिस कारण उसे पता ही नहीं चलता उसकी आंखें कब लगी और वो कितने समय से सो रही है, पर नींद में उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके कपड़े उतार रहा हो, जिसे महसूस कर वो नींद में ही उस इंसान का हाथ पकड़ खुद से दूर करती है। मगर वो हाथ वापस से कली के कपड़ों को खोलने लगते हैं और धीरे धीरे कली के सारे कपड़े उसके बदन से निकलकर अगल होने लगते हैं। वो उस टच से फैमिलियर थी, जिस कारण उसे उन हाथों से ऐतराज तो नहीं होता है, पर नींद में ही कली शर्माने लगती है और तभी वो हाथ उसे अपने पिछवाड़े पर महसूस होते हैं, जैसे कोई उसके बम पर दवाई लगा रहा हो। ये फिलकर एक झटके में कली की आंखें खुल जाती हैं और वो हड़बड़ाकर नींद में ही उठकर जोर से बैठती है, पर तभी उसकी दर्द भरी आवाज़ निकल पड़ती है, उई माँ। और वो झट से उठकर खड़ी हो जाती है और अपने बम को सहलाने के लिए जैसे ही हाथ लगाती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे अपने बम पर एक भी कपड़ा जो महसूस नहीं होता है। अगले ही पल वो खुद को देखती है तो पाती है उसके बदन पर भी कोई कपड़ा नहीं है। ये देख कली हड़बड़ा जाती है और जल्दी से नीचे झुक चादर उठा उससे खुद को ढकते हुए आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से बोली, ये जी आप ये क्या कर रहे थे हमारे साथ, क्या आप हमें नींद में भी परेशान कर रहे थे। बोलते हुए ही वो बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बेड पर बड़े ही आराम से बैठे विराज को देख रही थी। विराज बेफिक्री से कहता है, तुम बोलो तो हनी, मैं अपने भी कपड़े उतार दूं, मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराज की बेशर्मी से भरी बातों को सुन कली का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वैसे ही शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। तभी विराज और ज्यादा बेशर्मी दिखाते हुए बोला, हनी सच में तुम्हारा पिछवाड़ा तो स्वेल होकर लाल पड़ चुका है, सच में तुम कुछ ज्यादा गौरी हो, तभी तो थप्पड़ और छड़ी ने तुम्हारे पिछवाड़े की हालत खराब कर दी है। बोलते हुए ही विराज कली को उसके पिछवाड़े की तरफ इशारा करता है। विराज की बेशर्मी से भरी बातें सुनकर बेचारी कली शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसका मन कर रहा था इस समय वो किसी कुएं में जाकर गिर जाए और विराज की नज़रों से दूर हो जाए। उसे ऐसे शर्माते देख विराज फुल मूड में आते हुए बोला, हनी तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, ये इस तरह से इतना लाल कैसे हो गया, कहीं तुम्हारे फेस पर तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा ना, दिखाओ मैं चेक करता हूँ। बोलते हुए ही वो उसे अपनी तरफ खींचने को हुआ तो कली जल्दी से दूर होते हुए बोली, ये जी आप ना हमसे दूर रहिए और हमारे पास मत आइए, आपने हमारे नींद में होने पर हमारे कपड़े उतार दिए और हमारा पिछवाड़ा भी देख लिया, आप गंदे हो गए हो, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। विराज बेड पर लेटते हुए, हनी तुम अपने बम की बात कर रही हो, मैंने तो तुम्हारी फुल बॉडी ना जाने कितनी ही बार देख रखी है, वो भी हर एक एंगल से, साथ में सब अपने इन्हीं हाथों से छुआ भी है, तुम ही याद नहीं तो याद दिलाओ। कली की हालत अब और खराब हो रही थी। विराज की बेशर्मी से भरी बातों को सुनकर अब तो वो सच में कुएं में कूद ही जाना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। वो खुद को चादर से सर तक ढक शर्माते हुए ही बोली, आप जाए यहाँ से, हमें नहीं करनी है बात आपसे, आप हमें तंग कर रहे हैं। कहते हुए ही वो चादर के अंदर भी शर्मा ही रही थी।
विराज को कली की हालत देख बड़ा मजा आ रहा था और वो वैसे ही उसे परेशान करने का सोचता है। आओ हनी, तुम्हें दवाई लगा दूं वरना तुम बैठ भी नहीं पाओगी। बोलते हुए ही विराज शैतानी चमक के साथ ही कली को देख रहा था। कलीना में सर हिलाते हुए, नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद लगा लेंगे, आप जाए ना यहाँ से। विराज को कली की हालत देख बड़ा मजा आ रहा था और वो वैसे ही उसे परेशान करने का सोचता है और परेशान करने के इरादे से ही बोला, आओ हनी, तुम्हें दवाई लगा दूं वरना तुम बैठ भी नहीं पाओगी। बोलते हुए ही विराज शैतानी चमक के साथ ही कली को देख रहा था, पर कलीना में सर हिलाते हुए, नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद लगा लेंगे, आप जाए ना यहाँ से। कहते हुए ही बेचारी का मासूम सा प्यारा चेहरा इस कदर लाल हो रहा था जैसे खून बाहर ही ना निकल आए। पर विराज अभी कहाँ मानने वालों में से था। उसने तो सोच ही लिया था कि वो कली को और भी ज्यादा परेशान करेगा। यही सब सोचते हुए ही उसने झट से कली को उसकी चादर सहित ही अपनी बाहों में खींच लिया। ये सब कुछ इस तरह हुआ कि कली को समझ ही नहीं आया और उसके मुंह से चीख ही निकल पड़ी। उद्धरण चिन्ह। कली मासूम से फेस के साथ बड़ी ही मासूमियत से बोली, ये जी मत करे ना, हमें परेशान जाए ना, आप यहाँ से क्यों हमें इतना परेशान कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। कली की मासूमियत और उसकी मासूमियत से भरी बातें विराज के दिल को छू रही थी। विराज का मन करता है वो अभी ही अपना सारा प्यार अपनी इस छोटी सी बीबी पर लुटाना शुरू कर दे, मगर वो जानता था अगर उसका प्यार अगर शुरू हुआ तो कली के थक कर सो जाने के बाद भी वो रुकेगा नहीं और ना जाने कितने ही राउंड लेने के बाद वो मुश्किल से थक कर कली से दूर होगा। इसीलिए उसने खुद को किसी तरह से कंट्रोल किया और वापस से बेशर्मी से भरी बातों को शुरू करते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं कर रहा तुम्हें परेशान, पर लाओ अपना बम दिखाओ, मैं दवाई लगा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें राहत मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। कलीना में सर हिलाते हुए, नहीं नहीं जी, हमें पता है आप हमें परेशान करने लगेंगे, और थोड़ी तो शर्म कीजिए ना जी, आप इतने बेशर्म कैसे हो गए। कहते हुए ही वो विराज की बाहों से दूर होने की कोशिश करने लगी। विराज उसे खुद से दूर जाते देख खुद बेड से उठता है और कली को बाहों में लिए बेड से उतर बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, हनी, शादी के बाद हर कोई बेशर्म हो जाता है, फिर वो मेल हो या फीमेल, हर कोई बेशर्म ही होता है। उद्धरण चिन्ह। और सबसे बड़ी बात, आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई ऑफिशियल्स वाइफ। तो कैसी शर्म और कैसी झिझल, वो भी वाइफ के सामने। नेवर। बोलते हुए ही विराज ने कली को बाथरूम में लाया और कली कुछ समझ पाती उससे पहले ही विराज कली की चादर हटा उसे बाथटब पर बिठा देता है। बाथटब के अंदर जाते ही कली डर से विराज का एक हाथ पकड़ लेती है और डरते हुए ही विराज को देखने लगती है। विराज हंसते हुए, ये छोटी सी नदी नहीं जिसमें तुम डूब जाओ, भाई ने समझाया था ना तुम्हें। कली जोर से सर हिलाकर विराज को देखने लगती है जिसने पहले से ही गर्म पानी बाथटब में भर कर रखा था, जिसमें जाने के बाद कली को बेटर फील हो रहा था पर वो अभी भी ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। ये देख विराज ने अपनी शर्ट की बटन खोलना शुरू किया और देखते ही देखते उसके सारे कपड़े फ्लो पर गिर जाते हैं। ये देख कली शर्माते हुए नजरें झुका लेती है, जिसकी झुकी नजरों को देख विराज उसके बगल में बैठ उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। विराज के ऐसा करने पर दोनों की ही लोअर बॉडी एक दूसरे से टच हो जाती है और कली वो तो कसकर आंखें मिच अपने चेहरे को हाथों में भर विराज के ऊपर ही लेट जाती है। शर्म के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अब अगर सच में उसके आगे कुआं होता तो वो बिना देरी के उसमें कूद ही जाती। अब विराज कली को परेशान ना करने का फैसला कर धीमी सी मगर मैग्नेटिक वॉइस में कली से कान में झुक धीमी सी आवाज में कहता है, क्वोट, हनी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, वाई आर यू सो ब्यूटिफुल, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सीइंग यू लाइक दिस इवन इफ आई वॉन्ट टू। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, तुम्हें ऐसे देख मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता हूँ। कोष्टक। इतना बोल वो अपनी गर्म सांसें कली के कान में छोड़ता है, जिसके ऐसा करने पर कली के सारे बदन पर एक सिरहन सी पैदा हो जाती है और उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कली अब कसकर अपनी आंखों को बंद कर विराज के सीने पर सर टिकाए हल्का सा काम पुटती है। दोनों की ही बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई होती है और दोनों के ही अंदर बेचैनी और उथल पुथल दोनों ही मची होती हैं। उद्धरण चिन्ह। विराज के हाथ अब कली के बैक में फिसलने लगते हैं, जिसे फिलकर कली की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसके हाथ की पकड़ विराज के कंधे पर कसते जाती है। कली धीमी सी आवाज में कहती है, ये जी मत करिए ना परेशान, कल हमें गांव भी जाना है। उद्धरण चिन्ह। विराज सेडेक्टिक वॉइस में, बट आई कांट हनी, आई कांट कंट्रोल यू, नो यू आर सो ब्यूटिफुल। विराज की बात कली के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होने लगती है।
विराज के हाथ कली के बेग पर फिसलते हुए उसके कमर पर पहुंच जाते हैं और वो उसे कमर से पकड़ उसके चेहरे को खुद के सीने से निकाल धीमी सरगोशी से भरी आवाज में बोला, हनी यू लव मी टुडे। विराज की सरगोशी से भरी बात सुनकर कली के बदन पर वापस से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ना में सर हिलाते हुए मासूम से चेहरे के साथ बोली, आप बहुत बुरे हो जी, हमें हमेशा परेशान करते हो। विराज, क्या मैं ही तुम्हें परेशान करता हूँ? तुम भी तो मेरे साथ एंजॉय करती हो ना। कली रोनी सी शकल बनाकर, आज आपको हुआ क्या है जी, जो आप गंदी गंदी बातें कर रहे हो? कली, आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? बोलते हुए वो परेशान सी हो जाती हैं। कली को अपना दिमाग चलाते देख विराज उसे अपनी तरह खींच अपने ऊपर लिटा लेता है और उसके बम को सहलाते हुए बोला, क्या अब भी तुम्हें अपने इन पिछवाड़े में दर्द हो रहा है? कली विराज की बात सुन याद करती है उसे सच में दर्द तो था पर अब थोड़ा कम हो चुका था, ये महसूस कर वो मासूमियत से बोली, गर्म पानी में राहत मिल रही है। विराज मुस्कुराते हुए, गुड, इसका मतलब अब तुम्हारा दर्द कम है। कली सर हिला दी तो विराज शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए, इसका मतलब अब मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। इतना बोलते ही उसने बिना कली को कोई भी मौका दिए अपने होठों को ले जाकर उसके होठों से जोड़ दिया। कली विराज के ऐसा करने पर पहले तो हैरान हुई मगर फिर धीरे से उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को विराज के हवाले कर दिया, क्योंकि उसे भी ये सब करना अच्छा लगता था और आदत भी हो चुकी थी, पर बाद में उसे कमर पर दर्द भी बहुत होता था। देखते ही देखते बाथरूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा और वहां पर कली की मदहोशी से भरी प्यार भरी आवाजें गूंजने लगी। कली ने मजबूती से विराज के कंधों को पकड़ रखा था और विराज पूरे जोश के साथ कली पर प्यार लुटाए जा रहा था। कुछ ही देर में कली थक कर चूर हो जाती है पर विराज का मन था कि भरा ही नहीं था, वो बस फुल जोश के साथ प्यार करने में लगा हुआ था। और कली बंद होती आंखों से विराज को देख रही थी। यहाँ पर अब थोड़ा शॉर्ट में निपटाना होगा, इन्हें गांव जो भेजना है, साथ ही संक्रांति का त्योहार यहाँ पर लंबा चलेगा। रात के करीब 2 बजे कली काफी ज्यादा थकी होने की वजह से गहरी नींद में आराम से मुंह के बल सो रही थी। वो इस कदर नींद में डूबी हुई थी कि उसे इस बात का होश ही नहीं रहा कब किसी मजबूत हाथों में कली को अपनी बाहों में उठा कमरे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए और थोड़ी ही देर में कली एक बड़ी सी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। यह एक लोकप्रिय एमपीवी है जिसमें 7-8 लोग बैठ सकते हैं। सीटों को मोड़कर लेटने के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सकती में थी और उसके ही साथ वहां पर विराज, विहान, वेदांत चारों ही भाई थे। और उस बड़ी सी लग्जरियस क्रिस्टा के अंदर का माहौल किसी 7 होटल के आलीशान रूम की तरह था, जहां पर पीछे के साइड बड़ा सा बेड था और उस बड़े से बेड में चारों भाई और कली अब आराम से लेटे हुए थे। पिछली बार इनकी कार छोटी पड़ गई थी, इसीलिए विराट ने अपनी स्पेशल फीचर के साथ बनवाई कार को लंबे सफर के लिए चूज किया, जिसमें ये सारे ही आराम से सोते हुए गांव पहुंच सकते थे। वेद सामने की सीट पर गार्ड के साथ बैठा था और उनकी उस कार के आगे और पीछे गार्ड से भरी दो कार चल रही थी। क्योंकि हमारे फैमिली ऑफ द हेड विराट जी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। कली बड़े ही आराम से सारी बातों से अनजान विराट की बाहों में उसके ऊपर किसी बच्चे की तरह लेटी हुई थी और बाकी के सारे भाई अगल बगल लेटे हुए थे। वो आधा रास्ता आराम से सोते हुए पूरा करते हैं, सभी आराम से सोए हुए थे और तभी कली की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसे आदत थी सुबह के 5-6 के बीच उठ जाने की आदत के मुताबिक जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले वो खुद को एक मजबूत बाहों में पाती है, जो उसके लिए दुनिया की सुरक्षित जगह थी। कली खुद को विराट के ऊपर देख मुस्कुराती और धीरे से विराट के चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लेती है। मगर तभी उसे एहसास होता है उसका बिस्तर हिल रहा है। ये महसूस कर वो जल्दी से नजरें घुमाकर आसपास देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। और अगले ही पल वो देखती है वो अपने घर में अपने कमरे में ना होकर किसी दूसरी ही जगह पर है। ये देख कली बुरी तरह से डर जाती है और घबराते हुए जल्दी से विराट के ऊपर से उठ चिल्लाते हुए बोली, ये जी उठिए ना, देखिए हम सब अपने घर पर नहीं है, ये हम सब कहाँ आ गए, उठिए ना जी, कोई हमें अपहरण करके ले जा रहा है, उठिए जल्दी से, कहीं कोई हम सभी को किसी खाई में या तालाब में ले जाकर फेंक ना दे, उठिए ना जी। कहते हुए वो सभी को जोरों से हिलाने लगती है। कली की तेज आवाज से सारों की नींद पल भर में टूट जाती है। तो वेद जो सामने आराम से बैठा सो रहा था उसकी भी नींद टूट जाती है और वो बीच का पार्टीशन खोल पीछे घूमकर देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। तो बाकी सब आंखों को मलते हुए उठते हैं, विहान जमाई लेते हुए, क्या हुआ बीबी, ऐसे शोर क्यों मचा रही हो?
वेदांत आंखों को मलते हुए, कितना अच्छा सपना देख रहा था कली डार्लिंग, तुमने सपना खराब कर दी। कली घबराते हुए, ये जी, हम सब अपहरण हो चुके हैं। देखिए हम सब हमारे घर में नहीं है। कली की घबराए आवाज सुन सब पूरी तरह से जाग जाते हैं। विराट खिड़की के पर्दे खोलते हुए, हाँ हम घर पर नहीं है। कली हैरानी से, तो हम कहाँ पर है जी? उद्धरण चिन्ह। विराट रास्ते पर और कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। कली लगातार पलके झपकाते हुए, क्या, कब, कैसे? हम गांव पहुंचने वाले हैं मगर हम तो घर पर थे ना जी। तो यहाँ कैसे? और ये किसका कमरा है? ये इतना हिल क्यों रहा है? कली मासूमियत से कहती हैं। विहान कली को अच्छे से बिठाते हुए, वो इसलिए बीबी क्योंकि हम सब बेन में हैं और 1 से 2 घंटे में हवेली पहुंच जाएंगे। कली अभी भी कंफ्यूज थी, जिसे वैसे कंफ्यूज देख वेदांत उसके सर पर टिपली मार बोला, इतने से दिमाग पर इतना जोर मत दो वरना सर फट जाएगा और सारी नशे बाहर निकल आएगी। कली मासूमियत से उसे देखती है फिर बाहर की तरफ देखने लगती है। उसे बाहर की तरफ देखते हुए पाकर विराट कहता है, क्या हुआ? कली मासूमियत से, हम डर गए थे जी। हमें लगा कहीं कोई हम सभी को अपहरण कर कहीं ले जाकर फेंक ना दे। उसकी मासूमियत से भरी मासूम सी बातें सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई। मैं तो शॉर्ट में निपटा देना चाहती थी पर आशी के कहने पर सफ़र को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। कली की बात सुनकर सभी के होठों पर मुस्कान आ गई। कली अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोली, ये जी, हम सब तो घर पर थे ना, तो फिर हम इस कमरे में कैसे आए? और ये कमरा चल कैसे रहा है? गाड़ी की तरह। कहीं इसमें कोई आत्मा तो नहीं आ गई जो कमरा चलने लगा? बोल कली डरने लगी और डरते हुए ही उसने जल्दी से विहान की गोद में चढ़कर उसे टाइट हग कर ली। उद्धरण चिन्ह। और डरते हुए जी जोरों से चिल्लाने लगी, ये जी, भूत हम सबको खा जाएगा। अब हम कैसे घर पहुंचेंगे? हमें बेहद ही डर लग रहा है। बोलते हुए उसने कसकर आंखें बंद की हुई थी और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सच में उसे भूत खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कली की बात सुन वेदांत को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए ही बोला, कली डार्लिंग, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, ना ही कोई कमरा चल रहा है। ये एक स्पेशल डिज़ाइन और फीचर एड करवाए हुए बड़ी सी कार है जिसे तुम बेन भी बोल सकती हो, जो किसी 7 स्टार होटल के रूम की तरह है। इसे खरीदने में और इस पर एक्स्ट्रा फीचर एड करवाने में तुम सोच भी नहीं सकती कितने करोड़ों का खर्चा किया गया है। उद्धरण चिन्ह। वेदांत की बात सुनकर कली कंफ्यूज सी पहले तो कुछ पल वेदांत को देखती है, फिर अजीब सा मासूम चेहरा बनाकर सर हिला देती हैं जैसे उसे कुछ समझ आया हो, पर सच तो ये था उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो वेद जो सामने की सीट पर था वो वैसे ही बिना उस कार को रुकवाए सामने से पीछे की तरफ आ जाता है और इस बार वो अपने पिछवाड़े को सहलाते हुए कहता है, उई माँ, बैठकर मेरे बम दर्द करने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। अब आगे का सफ़र में बैठकर बिल्कुल भी तय नहीं कर सकता, कहते हुए ही वो अपने बम को सहलाते हुए ही विराट की गोद में सर रख एक कद में लेट जाता है। वेद के मुंह से बम की बात सुन कली को भी याद आता है दर्द तो उसके पिछवाड़े में भी था, जिसे याद कर कली विहान की गोद में बैठे हुए ही अपना हाथ पीछे कर बम को सहलाते हुए कहती है, हमें भी दर्द हो रहा है, आप बहुत बुरे हो जी। आपने हमें इतनी सारी छड़ी मारी कि हमारे कुल्हे दर्द करने लगे। कहते हुए उसने रोनी सी शक्ल बना ली। विहान कली को कमर से पकड़ उसके चेहरे को पकड़ ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। कली मासूमियत से थोड़ा थोड़ा। उद्धरण चिन्ह। विहान तो आगे से मन लगा कर पढ़ना, अगर नहीं पढ़ी तो तुम्हारे बम का इससे भी बुरा हाल होगा। कहते हुए ही विहान ने कली को जल्दी से अपनी गोद से अलग कर दिया, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता तो विहान बाबू के अंदर के अरमान जागने लगते, क्योंकि कली गलत जगह पर जो बैठ गई थी जिस कारण विहान बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। विहान के ऐसे दूर कर देने पर कली रोनूसा मुंह बनाते हुए उसे देखती है और बच्चे की तरह शिकायत करती है, आप बुरे टीचर हो, इतना तो मास्टर जी भी नहीं मारे जितना आप मारते हो। विहान आंखें छोटी कर, अच्छा तो अब मैं बुरा हो गया, बताओ तुम्हें बुरा किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए ही वो कली की तरफ बढ़ा, जिसे अपने तरफ आते देख कली डरते हुए फुदक कर विराज की गोद में जा बैठी और अपना सर विराज के सीने में छुपा विहान की शिकायत करते हुए बोली, ये जी, देखिए ना, ये हमें पिटने वाले हैं, इन्हें मना करें ना, ये हमें अब और ना पीटे, हमारे कुल्हे की क्या हालत कर दिए ना है। ये कहते हुए वो बच्चों की तरह सिसकने लगी। कली की बात सुन वेद उठकर बैठ जाता है और अपने बम को सहलाते हुए बोला, हाय मेरी कमर भी अकड़ गई और मेरे बम भी पिचक गए।
मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, बोलते हुए वो भी बच्चों सी शक्ल बना लेता है। कली उसकी बात सुन मासूमियत से उसे देख बोली, आप हमारा मजाक बना रहे हैं, जाए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। कहते कहते ही कली रुक सी गई और उसने महसूस की विराज के हाथ उसके बदन पर फिसल रहे हैं। ये महसूस कर कली की सांसें ही अटक सी गई और उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपना ही थूक निगलते हुए विराज के हाथ पर अपने दोनों हाथों को रख कहती हैं, ये जी, आप क्या कर रहे हैं? दूर दूर रखिए अपने हाथों को, वैसे भी आपने हम कल काफी परेशान किया है। कहते हुए ही उसकी आंखों में शर्म और चेहरा गुलाबी हो चुका था। कली ने ये बात धीमे से कही थी जिसे विराज ही सुन पाया, मगर अब विराज कली को छेड़ने के मूड में आ चुका था। इसीलिए वो जोर से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो जो हम सबके साथ रोमांस करना चाहती हो? और वो भी अभी कहते हुए उसके चेहरे पर ईवल मुस्कान थी। विराज की बात सुन सबकी नज़र कली पर चली जाती है और बेचारी कली हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर विराज को देखने लगती है। विराज आगे कहता है, दो को तो एक साथ हैंडल नहीं कर पाती हो। अगर एक साथ चार के साथ रोमांस करोगी तो महीने भर बिस्तर से हिल भी नहीं पाओगी हनी। कहते हुए ही उसने कली की कमर पर चिकोटी काटी, जिसके ऐसा करने पर कली हल्का सा उचकी और उचककर वापस से विराज की गोद पर बैठी। जिसके ऐसा करते ही अचानक से विराज बाबू की बॉडी रिएक्ट करने लगी और कली कमर को सहलाते हुए विराज की गोद में ही जोर जोर से हिलने लगी। उसके ऐसा करने पर विराज की बॉडी और भी तेजी से रिएक्ट करने लगी। वो गहरी सांसें लेने लगा तो हर कोई कली को अजीब सी हरकत करते देख रहा था। वेद अपना सर खुजाते हुए कहता है, मैंने कब इसका मजाक उड़ाया? मैंने तो बस अपने बम की जो हालत हुई वो इसे बताया। अच्छा भला मैं सामने ही था, क्यों मैं पीछे आ गया इन लोगों की रोमांटिक बातों को सुनने? कहते हुए वो सर को खुजाने लगता है। उद्धरण चिन्ह वेदांत विराज की शक्ल देख जोरों से हंसने लगता है। तो विहान जिसकी हालत कुछ देर पहले ऐसी थी जैसे अब विराज की हो रही वो भी अब मंद मंद अपने भाई की हालत पर हंसने लगता है। विराज कली को कमर से पकड़ गहरी आवाज में कहता है, हनी डोंट मूव। कली मासूमियत से, आपने हमें क्यों चिमटी लगाई जी? और आप सब अपने पेंट में ये सब क्या रख लेते हो? ये बहुत चुभता है, इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए ना, ये चुभ रहा है। कहते हुए ही कली अपना हाथ गलत जगह पर रख देती है और रखती है। वहां तक तो ठीक था, पर वो अपने हाथों को उस जगह पर रख ऐसे हिलाती है जैसे वो कुछ खोई हुई चीज ढूंढ रही हो। विराज की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसकी बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखना चाहते हुए भी सबको हंसी आ रही होती है। यहाँ तक विराट के चेहरे पर भी हंसी होती है। विराज कली के हाथ पर अपना हाथ रख आहे भरते हुए बोला, बीबी अभी तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ तुम्हें क्या चुभता है? कली मासूमियत से ना में सर हिलाते हुए, नहीं पता, पर जो भी है बहुत चुभता है, आप उसे निकाल दीजिए ना, फिर हम आराम से बैठ पाएंगे। विराज को हैरान सा कली को देखने लगा तो वेद पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, भाई आप सब और आप सबकी ये बातें, ऐसा लग रहा है मैं गलत जगह आ गया। विराट बिना भाव के, तो वापस चले जाओ। वेद ये सुन चुप हो गया और इतनी अच्छी फिल्म वो क्यों ही मिस करे। विराज कली के कान में मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से बोला, हनी जिसे निकालने की बात तुम कर रही हो उसकी वजह से ही तो तुम सेटिस्फाई होती हो। अगर इसे मैंने निकाल दिया तो बिस्तर पर तुम्हें खुश कैसे कर उतरगा? और तुम पेट से कैसे हो पाओगी? ये वही है जिसकी वजह से तुम ना ही बिस्तर पर खुश होती हो बल्कि इसी की बदौलत तुम पेट से भी होगी। कहते हुए उसने कली के कानों को चुम लिया। कली एकदम से सिहर उठी और उसका चेहरा और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से विराज की गोद से उतर एक तरफ बैठ गई। उसे इस समय बेहद शर्म आ रही थी। सच में विराज और उसकी बेशर्मी से भरी बातें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। सफर ऐसे ही निकल रहा था, पर तभी वेद अपने पेट पर अपने हाथ को रख बोला, भाई गाड़ी रुकवाओ, कहीं नहीं यहीं पर निकल जाएगी, जल्दी से कार रुकवाओ। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को पैरों के बीच में रख लिया। वेद की बात सुन सब उसे ही देखने लगे। वेदांत ने कार रोकने को कहा तो ड्राइवर ने कार रोक ली। क्वोट और वेद बाबू जल्दी से कार के बाहर निकल आसपास देखने लगे तो सड़क खाली थी और जंगली इलाका था। वेद को समझ नहीं आया वो कहाँ जाकर हल्का हो, इसलिए वो सड़क का एक किनारे जाकर ही खड़ा हो गया और खुद को हल्का करने लगा। कली खिड़की से झांक कर वेद की पीठ को देखते हुए बोली, ये जी, वो क्या कर रहे हैं ऐसे खड़े होकर? वेदांत मजाकिया अंदाज में, जाकर देख लो वो क्या कर रहा है। कली सर हिलाते हुए, हम जाकर देख सकते हैं। वेदांत उसकी बात सुन पेट पे हाथ रख हंसते हुए बोला, हाँ हाँ जाओ और जाकर देखो वो क्या कर रहा है। वेदांत को हंसते देख विराज भी हंसने लगा। कली मुंह बनाकर, आप सब हम पर हंस क्यों रहे, बता नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं?
विराट कली की बात सुन बोला, टॉयलेट करने गया, तुम्हें भी जाना है। कली सर खुजाते हुए टॉयलेट। वेदांत, हमारी भाषा में टॉयलेट, तुम्हारी भाषा में सुसु या पेशाब, अब समझी तुम या और अच्छे से समझाओ। ये सुन कली शर्मिंदा होते हुए अपनी आंखों को बंद कर जल्दी से बोली, छी छी, हमें नहीं देखना, उन्हें ना ही जाना है, कहते हुए उसे भी अब सुसु आने लगी। जिसे महसूस कर कली को समझ नहीं आया वो इस बात को इतने सारे लड़कों के सामने कैसे कहे। वो कुछ कहती उससे पहले ही वेद कार में बैठा और उनकी कार चलने लगी। अब कली शर्म के मारे बेचारी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, पर वो भी कितना ही कंट्रोल कर पाती, उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। वो खामोश सी अंदर ही अंदर खुद की सुसु को रोकने की कोशिश कर रही थी। कली को इस तरह से शांत होती देख सब हैरान से उसे ही देखने लगे। तो कली बाहर की तरफ देखने लगी, अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यूं इस तरह से रोते देख विहान ने परेशान होकर बोला, क्या हुआ बीबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कली रोते हुए ना में सर हिलाए। तो वेदांत बोला, क्या हुआ फिर, ये आंसू कैसे? विराट, जो बात है बता दो, क्या हुआ? कली रोते हुए हिचकिचाते हुए बोली, हमें भी सुसु आई है, हम अब और रोक नहीं सकते, हमारी सुसु बाहर निकलने वाली है। विराट उसकी बात सुन बोला, थोड़ी देर और रोकने की कोशिश करो, पास ही कोई ढाबा होगा, तुम वहां जाकर फ्रेश हो लेना। कली रोते हुए, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, अगर और इंतजार किया तो यहीं पर सुसु निकल जाएगी। उसकी हालत देख सब परेशान हो जाते हैं। वेद की बात अलग थी, जो वो सड़क पर खड़ा होकर सुसु कर लिया, पर कली तो ऐसे नहीं कर सकती थी। विराट ने कार रोकने को कहा और खुद बाहर निकल कली को भी बाहर निकलने में मदद की। कली अपने पेट पर हाथ रख आसपास देखकर बोली, हम यहाँ पर कैसे सुसु करेंगे? किसी ने देख लिया तो? उद्धरण चिन्ह। विहान आसपास देखते हुए, एक काम करो, उस पेड़ के पीछे जाकर कर लो, हम सब यहीं पर है। कली डरते हुए, नहीं आप साथ चलो, हमें डर लगता है। विहान, ठीक है चलो बोल वो उसे थोड़ा अंदर ले जाने लगा। यहाँ रास्ता जंगली था, जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल और बड़े बड़े पेड़ ही थे। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब सारे ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सुसु तो सभी को लगी थी, और लगे भी क्यों ना, रात के 2 बजे से बैठे थे और अब 8-9 बजने लगे थे। वेद बस अब आराम से अंदर पैर पसार कर लेट जाता है, तो बाकी सब इधर उधर होकर सुसु करने के लिए जगह देखने लगे। कली विहान को देख बोली, ये जी आप उधर मुंह करे और आंखें बंद करे, हमें शर्म आती है। विहान मुस्कुराते हुए, ठीक है मैं इस तरफ देख रहा हूं, और जब तक मैं ना बोलूं तुम भी पीछे मत पलटना। उद्धरण चिन्ह। कली, ठीक है जी। विहान भी उससे थोड़ा दूर हो उसकी तरफ पीट कर खुद भी हल्का होते हुए कली से बात करने लगा, और कली भी बातें करते हुए ही हल्की होने लगी, सुसु कर। और थोड़ी ही देर में जब दोनों का हो गया तो दोनों ही शर्माते हुए बेन के पास आए, तो देखे उनके साथ ही दूसरी तरफ की छाड़ियों से जो 2 कार आगे और पीछे चल रही थी, उनमें बैठे गार्ड भी सब सुसु कर वापस आ रहे थे। बेचारे, उन्होंने ने भी कब से रोक रखी थी। कली उन सभी को वापस आते देख बोली, ये जी सबको ही सुसु आई थी, आप भी जाकर कर लो, नहीं तो आपकी सुसु अंदर ही निकल जाएगी। विराज कली की इस बात को सुन हंसने लगता है और हंसते हुए बोला, सब कर लिया, अब चलो आगे चलकर किसी ढाबे में रुक अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। कली ने भी सर हिलाए और वापस सब निकल पड़े। कुछ दूर और सफर करने के बाद कार रोड पर ही पड़ने वाले एक ढाबे के पास आकर खड़ी होती है, और कार के रुकते ही कली उत्सुकता के साथ बाहर की तरफ देखने लगती है। उसे लगता है शायद गांव आ गया, मगर उसकी सोच से उलट कार ढाबे के पास आकर रुकती है, जिसे देख कली का मुंह लटक जाता है। विहान ड्राइवर से कहता है वो और बाकी के सारे गार्ड भी जाकर कुछ खा ले, भूख उन्हें भी लगी होगी। ड्राइवर बात मानकर गार्ड को बोलने चला जाता है, तो बाकी सारे भाई भी एक एक कर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कली के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, पर कली गाड़ी से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि वो खिड़की से ही आसपास देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह। उसे यूं इस तरह से देखते हुए पाकर विराट कहता है, कली बाहर आओ, चलकर मुंह हाथ धो लेना और कुछ खा लेना, फिर हम गांव चलेंगे। विराट की बात सुन कली एकटक उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं है, बस अपनी मासूम सी कजरारी आंखों से विराट और बाकी सभी को देखने लगती है। विराज कली को कुछ ना बोलते हुए देख कहता है, क्या हुआ हनी, क्या और सुसु करने जाना है? उद्धरण चिन्ह। कली अब भी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से नजरें झुका ली। वेदांत गौर से कली को देख पूछता है, क्या हुआ कली डार्लिंग, तुम बोलोगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? कोई बात है तो बताओ, और तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हम पति पत्नी हैं और अब तक तुम्हें हम सबके सामने सहज हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
वेदांत की बात सुन कली अपनी कजरारी मासूम सी नजरों से वेदांत को देखती है, फिर वापस से नजरें झुका लेती हैं। उसे यूं इस तरह से नजरें झुकाते और कुछ न बोलते हुए पाकर वेद कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कुछ कर दिया है कपड़ों में ही जिस कारण तुम हिल भी नहीं रही हो? अगर ऐसा है तो बता दो, हम तुम्हारी मदद ही करेंगे, डेटेज या मजाक नहीं बनाएंगे। बताओ अब तुमने क्या किया, 1 नंबर या 2 नंबर बता भी दो, शर्माओ नहीं। इतना बोल वेद पेट पकड़कर धीमी धीमी हंसी हंसने लगता है। जिसे ऐसे हंसते हुए देखकर विहान उसके सर पर टपली मार बोला, अगर समय पर वेन ना रुकती तो तेरी भी सुसुकार में निकल आती, तब हंसता तू। पेट पकड़कर बोलते हुए ही विहान कार में चढ़ गया तो वेद चपत खाकर खामोश हो गया। विहान कली के चीन को पकड़कर बोला, क्या हुआ बीबी, कुछ बताओगी भी? ऐसे चुप रहूंगी तो कैसे किसी को कुछ समझ आएगा? विहान की बात सुन कली आंखों में आंसू ला रोनी सी आवाज में विराट और विराज की तरफ इशारा कर लगभग रोते हुए ही बोली, ये दोनों बहुत बुरे हैं जी। इन्होंने हमें नींद में उठा कर ले आए और इस बात पर ध्यान नहीं दिए हम आधे अधूरे कपड़ों में हैं। बाहर बहुत सारे लोग हैं, हमारे गले में हमारा दुपट्टा भी नहीं है। हम इस सूट में इतने लोगों के सामने कैसे जाएंगे? और गांव जाने से पहले तो हमें कपड़े बदलने होंगे, पर हम यहाँ कहाँ पर कपड़े बदलेंगे? बोलते हुए वो सिसकने लगी। उसकी बातें सुन सब कली को देखने लगे जिसने फ्रॉक सूट पहनी हुई थी, बस नीचे लेगी और ऊपर दुपट्टा नहीं था। विराज ने सब खत्म करने के बाद जब कली को रूम में लाया तब बस फ्रॉक सूट ही पहनाया और विराट उसे वैसे ही उठाकर ले आया। कली अब जोर से रो रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर विहान उसे समझाते हुए कहता है, देखो देखो रोना बंद करो, ऐसे रोते नहीं है। यहाँ पर कोई तुम्हें कपड़ों से जज नहीं करेगा, तुम ऐसे भी बाहर चल सकती हो और हमारी कार सीधे हवेली में जाकर रुकेगी तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो तुम इतना क्यों घबरा रही हो? उद्धरण चिन्ह। कली रोते हुए, नहीं जी, आप नहीं समझ सकते हो गांव के रीति रिवाजों को, अगर समझते होते तो हमें ऐसे ही उठाकर नहीं लाते। कहते हुए वो वापस से सिसकने लगी। उसे ऐसे रोते देख सारे ही भाई परेशान होने लगे क्योंकि कली के आंसू सीधे उन्हें उनके दिल पर चुभ रहे थे। क्वोट। विहान कली के आंसू साफ कर बोला, ओक फाइन, ऐसे रोना बंद करो और कपड़े बदलने हैं ना? ठीक है, कपड़े बदल लो, मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ और हम सब बाहर निकल जाते हैं। तुम कपड़े बदल कर नीचे उतर जाना। बोलते हुए ही विहान ने अपने भाइयों की तरफ इशारा किया। विहान का इशारा समझ विराट जल्दी से सर हिलाया और दूसरी कार में जहां लगेज रखे थे उनमें से कली के कपड़े ढूंढने लगा। इधर कली मासूम सी नजरों से विहान की तरफ देख रही थी। वो अपनी रोनी सी मगर प्यारी और मीठी सी आवाज में बोली, यहाँ पर साड़ी कैसे पहन कर होगी जी? उद्धरण चिन्ह। हमें साड़ी पहननी है, दूसरे कपड़े नहीं। विहान कुछ सोचते हुए, एक काम करते हैं, तुम अभी बाहर चलो, पहले कुछ खा लेना, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तब सोचते हैं कपड़े कैसे बदलने हैं। कली और भी मासूम से पपी फेस के साथ विहान को देख बोली, पर हमारा दुपट्टा जी और हमारा सलवार वो भी तो नहीं है, तो कैसे बाहर निकले? कली की बात सुन विराट वहां आकर कली को कपड़े देते हुए बोला, लो इसे बदल लो। कली उस कपड़े को देखती है, फिर वापस से रोनी शकल बनाकर बोली, हमें नहीं पहनना जी उन कपड़ों को, आप ही पहन लीजिए। बोल उसने नजरें झुका ली तो विराट उसकी बात सुन आंखें छोटी कर उसे देखने लगा, पर वेद और वेदांत कली की बात सुन हंसने लगे, जिन्हें खुद पर हंसते हुए देख विराट घूरकर उन दोनों को देखता है तो दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं। काफी समझाने के बाद विहान कली को अपने साथ कार से बाहर निकालता है और वो सारे ही फिर उस धाव पर आते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस आने जाने वाले मुसाफिर ही उस जगह पर रुके हुए थे। क्वोट। जिनमें कुछ ड्राइवर नजर आ रहे थे जो माल को लेकर ट्रक से कहीं जा रहे थे, तो कुछ आ रहे थे माल मीन्स अनाज वगैरह जो होता है ना, उन्हें बेचने के लिए बाहर ले जाया जाता है। वही कली चुपचाप सबके साथ नजरें झुकाए हुए ही आती है और सारे फिर हैंडपंप से उसे चलाते हुए पानी निकाल हाथ मुंह धोते हैं। एक एक कर सारे हाथ मुंह धोते हैं, फिर कली से कहते हैं हाथ मुंह धोने के लिए, तो कली पहले आसपास देखती है, फिर बड़े ही हिसाब से झुककर अपने हाथों और मुंह को धोती है। फिर विराट उसे अपना रुमाल देता है तो कली अपना चेहरा और हाथ पोंछ विराट को रुमाल देते हुए बोली, ये गीला हो गया जी। विराट मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर सुखा लेंगे। कली बस सर हिलाई, फिर सारे ही एक बड़े से टेबल पर बैठ गए, जिनके बैठते ही सारे गार्ड उठकर खड़े हो गए। जिन्हें खड़ा देख वेदांत बोला, बैठ जाओ और पेट भर खाना खाओ, उसके बाद खड़े हो जाना। उद्धरण चिन्ह।
जिसे सुन सारे गार्ड वापस से खाने लगते हैं। ढाबा का मालिक उनके पास उनसे ऑर्डर लेता है तो वेद सभी के लिए ऑर्डर देता है और सब ऑर्डर के आने का इंतजार करने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। कली आसपास देखते हुए कहती है, ये जी, हम बाहर का खाना क्यों खा रहे हैं? घर चल कर भी तो खा सकते हैं ना। वैसे भी अम्मा बोलती है बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, हमने कभी बाहर का खाना नहीं खाए हैं। कहते हुए वो काफी इनोसेंट लग रही थी। विराज उसके हाथ पर अपना हाथ रख बोला, कभी कभी बाहर का खाना खाना उतना भी बुरा नहीं होता है, इसीलिए माहौल के हिसाब से खाना पड़ता है, वरना इंसान भूखा ही रह जाएगा। कली सर हिलाए और थोड़ी ही देर में सबका खाना आया तो सब खाने लगे। आज ही कोई ये मत बोलना वो सब कली को खाना खिलाए। सबने सुसु किया था और हैंड वॉश से हाथ नहीं धोए तो कैसे वो अपने हाथों से कली को खाना खिलाए। कली जैसे ही एक निवाला बनाकर उसे मुंह में डालने को होती है, ठीक तभी कली की नज़र सामने बैठे एक बंदर पर पड़ती है जो कली को ही एकटक देख रहा था और जीभ निकाल चिढ़ा रहा था। कली उसे यूं खुद को चिढ़ाते हुए देख बड़ी ही मासूमियत से बोली, ये जी, वो लड़का हमें छेड़ रहा है। जैसे ही कली ने ये बोली सबके हाथ हवा में ही रुक गए और सभी की आंखें एकदम से सर्द हो गई। वेद अपनी जगह से खड़ा हो बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो वो मेरी दोस्त को छेड़े? कहते हुए ही वो हाथ की स्लीव ऊपर करने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अब पिट कर ही चेन लेगा उस इंसान को जिसने कली को छेड़ा। उद्धरण चिन्ह। विराट आसपास देखते हुए सर्द आवाज में बोला, किसने तुम्हें छेड़ा, मुझे बताओ। कली मासूमियत से उस बंदर की तरफ इशारा करते हुए ही बोली, वो हमें छेड़ रहा है जी। उद्धरण चिन्ह। कली का इशारा देख सभी ने उस तरफ देखा तो सब हैरान हो गए ये देख कि कली एक बंदर की तरफ इशारा कर रही है। जैसे ही सब बंदर की तरफ देखते हैं, बंदर उन सभी को लंबी जीभ निकाल कर दिखाता है और किसी इंसान के बच्चे की तरह अजीब अजीब सा फेस बनाकर उन्हें चिढ़ाने लगता है। ये देख सबकी आंखें हैरान हो जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वेदांत वैसे ही मुंह खोलकर बोला, कली डाली, क्या ये तुम्हें छेड़ रहा है? कली मासूमियत से, ये जी, देखिए ना वो कैसे हमें चिढ़ा रहा है, जाइए और उसे समझा कर आए, वो हमें ऐसे ना छेड़े, हमारी शादी हो गई है, अगर वो हमें ऐसे छेड़ेगा तो पाप लगेगा। कली ने ये बात इतनी मासूमियत और भोलेपन के साथ कही कि वेदांत के साथ बाकी सब भी बस उसे ही देखने लगे। उद्धरण चिन्ह। और तभी बंदर अजीब सी आवाज निकाल उन सब को चिढ़ाने लगा। ये देख वेद आंखें बड़ी बड़ी कर बोला, इत्तू सा बंदर और इतनी हिम्मत जो मुझे छेड़ेगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोल वेद किसी हीरो की तरह बंदर की तरफ बढ़ता है तो बंदर भी उचक कर टेबल पर चढ़ जाता है और दांत दिखाते हुए ऐसे बिहेव करता है जैसे वो किसी जंग की तैयारी कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह। वेद भी फुल टशन के साथ उस बंदर के पास जा उसे आंखें दिखाते हुए बोला, क्यों छेड़ रहा है कली को? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जो कली को छेड़ रहा है? वेद की बात सुन बंदर उचक कर वेद के गाल पर एक जोर का चाटा मारता है और उसे अपना बम दिखाते हुए कूदने लगता है। वेद गाल पर हाथ रख मम्मी कर हैरानी से बंदर को देखता है जो उसे अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए नाच रहा था। तो आसपास के लोग ये देखकर जोर से हंसने लगते हैं। वेद, विहान और विराज भी ना चाहते हुए भी जोर से हंसने लगते हैं। सभी को खुद पर हंसते हुए देखकर वेद को खुद की बेइज्जती महसूस होती है, जिस कारण इस बार वो गुस्से में बंदर को आंखें दिखाकर बोला, पिद्दी सा बंदर, तूने मुझे मारा, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ मुझे मारने का मतलब क्या होता है। इतना बोल उसने बंदर को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, पता नहीं कहाँ से ढेर सारे बंदर आ गए और वेद के कंधे पर चढ़ उसके बाल को नोचने लगे। उद्धरण चिन्ह। तो दो बंदर मिलकर वेद के कोट को खींचने लगे और वही बंदर वापस से वेद को एक और थप्पड़ उचक कर मारा और वापस से पिछवाड़ा दिखाकर डांस करने लगा। ये नज़ारा देख सब जोर से हंसने लगे। वेद, अरे छोड़ो छोड़ो, मेरे बाप क्या कर रहे हो? क्यों मेरी इज्जत उतार रहे हो? छोड़ो यार, मेरा पेंट तो मत खींचो। कहते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर बंदर उसे छोड़ने की जगह उसके कपड़ों को उतारने लगते हैं। ये देख वेद की शकल रोनी सी हो जाती है। कली घबराते हुए, ये जी, मदद करो ना वरना वो उन्हें नंगा कर देंगे। कहते हुए ही कली वेद और बंदरों को देखने लगी। वेदांत, हाँ, इन बंदरों को भगाना होगा। कहते हुए वो जैसे ही अपनी जगह से उठकर उन बंदरों के पास गया और जैसे ही एक बंदर को वेद से दूर करने को हुआ, उस बंदर ने अपने नुकीले दांत दिखाए जिन्हें देख वेदांत डर सा गया और डरते हुए ही हाथ जोड़ बोला, क्या चाहिए तुम सबको? वेदांत की बात सुन बंदर खाने की तरफ देखने लगे। इतनी देर में ढाबा का मालिक आया और उन बंदरों को डंडा दिखाकर भगाने लगा। बंदर भी डरते हुए भागने को हुए तो विहान ने उसे रोककर बोला, रुकिए, इन सबको भी खाना दे दो।
जितना ये खाना चाहते हैं पैसे हम आपको देंगे। जिसे सुन ढाबे का मालिक खुश हुआ और ढेर सारा खाना बंदरों को दिया तो बंदर भी खुश होकर सब खाने लगे। पर वेद बाबू के दोनों गाल लाल हो गए और उसके कपड़े भिखारी की तरह हो गए। वेद को अपनी ही हालत पर रोना आने लगा। कुछ ही देर में सब नाश्ता कर वापस कार में बैठे। गाड़ी के अंदर बैठा वेद अपने गालों पर हाथ रखे हुए चुपचाप बैठा था। उसके दोनों गाल इतने लाल हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था मानो सूरज की गर्मी ने उन्हें जलाकर छोड़ दिया हो। लेकिन इस बार गालों की लालिमा किसी शर्म या गर्मी की वजह से नहीं थी, बल्कि उन पर छपे हुए बंदर के पंजों की वजह से थी। उसकी शक्ल किसी रूठे हुए बच्चे की तरह थी, नाराज, उदास और थोड़ी सी रोने वाली। पास ही बैठा वेदांत उसे देख देख कर पेट पकड़कर हंस रहा था। उसकी हंसी किसी बच्चे की मासूमियत से भरी थी, लेकिन वेद के लिए यह हंसी किसी तीर से कम नहीं थी। वेद ने अपनी नाराजगी भरी आंखों से वेदांत को घूरा, लेकिन उसका चेहरा देखकर वेदांत और जोर से हंसने लगा। बस करो भाई, वेद की आवाज में हल्की सी रुलाई झलक रही थी। लेकिन वेदांत अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तो हंस नहीं रहा छोटे भाई, मैं तो बस तुम्हारी बहादुरी पर गर्व कर रहा हूँ। बंदर से भिड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये सुनकर कली ने वेदांत को आंखें दिखाते हुए देखा और बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है जी? आखिर ये आपके छोटे भाई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभ के मेले में अम्मा ने इन्हें कहीं से उठा कर लाया था जो आप इस तरह हंस रहे हैं? ये जी, ये आपके सगे छोटे भाई है। इस तरह से हंसे नहीं ना, कली ने बड़ी ही मासूमियत से बोली। कली के मुंह से कुंभ के मेले वाली बात सुनकर वेद के चेहरे का रंग और ज्यादा उतर गया। उसने अपने गालों पर हाथ रखा और रानी सी शकल के साथ कली को देखा। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे, क्योंकि कली ही थी जो उसका मजाक नहीं बना रही थी, बाकी उसके खुद के भाई उस पर हंस रहे थे। लेकिन कली के इस ताने ने वेदांत को और हंसने पर मजबूर कर दिया। अब तो उसकी हंसी इतनी अनकंट्रोलेबल हो गई थी कि उसे अपनी आंखों से आंसू पोंछने पड़ गए। विराट जो ये सब देख रहा था, उसने गंभीरता से वेदांत को डांटते हुए कहा, बस करो वेदांत, इस तरह अपने छोटे भाई का मजाक बनाना ठीक नहीं। इस पर वेदांत पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, मैं हंस नहीं रहा भाई, बस अपने छोटे भाई की डेयरिंग पर उसे शाबाशी दे रहा हूँ। जो ये बिना कुछ सोचे समझे ही बंदर से लड़ने चला गया, ये जानते हुए भी कि ये इंसान है और वो एक बंदर। वेदांत ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की और अपने होठों पर हाथ रखते हुए बोला। फिर भी यह बेवकूफ़ की तरह उस बंदर के पास चला गया और खुद ही बंदर से 2 चांटा खाकर आ गया। ऊपर से बंदरों ने न सिर्फ इसके दोनों गालों पर चांटा लगाए बल्कि इसके कपड़ों को भी फाड़ दिए। शक्ल देखी इसकी क्या था और क्या लग रहा है। वेदांत की इस बात को सुनकर कली ने उसे आंखें दिखाते हुए से घूरते हुए कहा, आप भी तो गए थे बंदरों के पास, मगर आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे मुकाबला कर पाते। बंदर ने दांत दिखाए और आप डरकर पीछे हट गए। अब आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कम से कम वह हमारे कहने पर वहां गए तो सही, उनसे मुकाबला किए तो सही, आपसे तो वो भी नहीं हुआ। कली की बात सुनकर वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे वेद से कंपेयर कर रही हो? सुन लो हनी, हम सभी तुम्हारे पति हैं, और हाँ, इंसान होता तो मैं नहीं डरता, लेकिन वह जंगली बंदर था। अगर उसने मुझे काट लिया होता तो दर्द तुम्हें ही महसूस होता। कली ने वेदांत की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, और इन्हें जो चोट लगी है वह भी कम दर्दनाक नहीं है। जब हम गांव पहुंचेंगे तब हम इनके गालों पर दवाई लगा देंगे, कुछ पत्तों को पीसकर लगाएंगे जिससे दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। कली की बात सुनकर वेद ने बच्चों की तरह सिर हिलाया, जैसे उसे भरोसा हो गया हो कि उसका दर्द सच में कम हो जाएगा। तभी विराज ने कली को याद दिलाते हुए कहा, अब हम गांव पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही समय में गांव भी आ जाएगा, और घर भी तुम्हें साड़ी नहीं बदलनी है। विराज की बात सुनकर कली हाँ में सर हिला विराट के हाथ की तरफ देखती है जिस पर कब से साड़ी रखी हुई थी। विराट वह साड़ी का ब्लाउज कली की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये लो ब्लाउज पहनो फिर साड़ी पहन लेना। कली विराज के हाथ से उस ब्लाउज को लेती है, फिर अपने आसपास मौजूद उन 5 लड़कों को देखती है जो उसके पति थे। पर कली को उन सब के सामने कपड़े बदलने में काफी शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आता वह एक साथ में सबके सामने कपड़े कैसे बदलेंगी। वेद जैसे ये डर सताने लगा कि कहीं कली उसे फिर से बाहर भेजने को न कह दे, जल्दी से सफाई देते हुए बोला, देखो मैं अब वापस से सामने नहीं जाऊंगा, वहां बैठकर मेरा पूरा पिछवाड़ा ही पहले से पिचक चुका है। अब मैं अपने पिछवाड़े की और हालत खराब नहीं करवाने वाला। मैं यही गाड़ी में सो रहा हूँ और ऊपर से ब्लैंकेट भी डाल ले रहा हूँ। मैं कुछ नहीं देखूंगा,
तुम लोग आराम से जो करना है करो। ये कहते ही वेद ने झटपट लेटकर खुद को सिर से पांव तक ब्लैंकेट में ढक लिया। जिसे वैसा करते देख कली मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। काली बाकी सबके चेहरे को देखते हुए बोली, अब आप सब भी अपनी आंखें बंद कीजिए, वरना हम कपड़े नहीं बदल पाएंगे। विराज बड़ी ही बेशर्मी से कहता है, हम क्यों अपनी आंखें बंद करें? हम क्या किसी दूसरे की बीवी को देख रहे हैं? हम अपनी ही बीवी को देख रहे हैं। तुम्हें कपड़े बदलने हैं, तुम हमारे सामने ही बदलो। वैसे भी तुम पहली बार थोड़ी हमारे सामने कपड़े बदल रही हो। इससे पहले भी तो न जाने कितनी बार तुमने हमारे सामने कपड़े उतारे भी है और पहने भी है। कहते हुए ही विराज की बातों में शरारत छुपी हुई थी। कली उसकी बात सुनकर शर्माने लगती है। वह वैसे ही शर्माते हुए कहती है, तब की बात अलग थी जी, और अभी की बात अलग है। अभी हम हमारे घर पर नहीं है, हम रास्ते पर है और आप बहुत ही शैतान हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। फिर कली ने शर्म से झुकते हुए कहा, आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए ना, हम बगैर कपड़े बदले तो गांव जा भी नहीं सकते। उसकी आवाज धीमी और थरथराती हुई थी और चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। कली की यह हालत देखकर गाड़ी में हल्की हंसी छा गई, लेकिन सबसे ज्यादा शरारत वेदांत के चेहरे पर थी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कली को हल्के से अपनी तरफ खींचा और बोला, कली डार्लिंग, अगर इतनी मुश्किल हो रही है तो क्यों न मैं तुम्हारी साड़ी बदलने में मदद कर दूं। उसकी यह बात सुनते ही कली का चेहरा और भी लाल हो गया। वह कुछ कहती, इससे पहले ही वेदांत के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर पहुंच गए। उसके हाथों की हल्की छुअन कली के शरीर में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। वेदांत शरारती लहजे में बोला, देखो डिटेक्टिव वेदांत हर मुश्किल का हल निकाल सकता है, बस तुम्हें मुझे अपना असिस्टेंट मानना होगा। कली वैसे ही मदहोशी भरी आवाज में बोली, प्लीज मत करिए ना, हमें अजीब सा लग रहा है। कली के मुंह से पहली बार इंग्लिश शब्द सुन सबको खुशी हुई। तो वेदांत इस बात पर शरारती अंदाज में बोला, पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कली वेदांत को खुद से दूर करते हुए कहती है, आप भी ना इनकी तरह ही हो विराज, हमें परेशान करते रहते हो। कहते हुए ही वह वेदांत से दूर होने को हुई तो वेदांत ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। काली को वेदांत की बाहों में देखकर विराज को हल्की जलन सी महसूस हुई। अपनी इस जलन को छुपाते हुए उसने अचानक कली को अपनी बाहों में खींच लिया। विराज के इस अचानक खींचने से कली सीधा जाकर उसके सीने से टकरा गई। टकराते ही उसकी नाक पर हल्की सी चोट लग गई। कली अपनी नाक को सहलाते हुए दर्द से कराह उठी, अरे माँ, आपने तो हमारी नाक ही तोड़ दी। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए और उसकी गोरी त्वचा के कारण नाक एकदम लाल हो गई। ये देखकर विराज हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या करें, तुम्हारा हस्बैंड काफी स्ट्रांग है, तुम्हें संभालते हुए थोड़ा जोश में आ गया। कली ने उसे अपनी मासूम सी और शिकायत भरी नजरों से देखा, लेकिन विराज की मासूम मुस्कान देखकर वह कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई। हनी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है? आओ मैं तुम्हें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज सिखाता हूँ, जिससे तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। हम दोनों साथ में एंजॉय कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक्सरसाइज के कितने तरीके और पोजीशन होते हैं वह सब सिखाऊंगा। विराज की डबल मीनिंग बातें कली के मासूम दिमाग से एकदम ऊपर निकल जाती हैं। वह उसकी बातों का मतलब समझने की बजाय उसे एक हल्की मुस्कान देकर अनदेखा कर देती है। लेकिन दूसरी ओर वेद, जो अपने सिर से पैर तक चादर ओढ़े सोने का नाटक कर रहा था, विराज की बातों को सुनकर असहज महसूस करने लगता है। वेद ने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन विराज की बातों की गूंज उसके चादर के भीतर तक पहुंच रही थी। झुंझलाहट से भरकर वह अपने मन में बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये लोग और उनकी डबल मीनिंग बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ तो शांति से सोना भी मुश्किल हो गया है। सोचते सोचते वेद का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब दुनिया में आ गया हो, जहाँ हर बात में कोई न कोई छिपा मतलब होता है, और खुद को इन बातों से दूर करने की नाकाम कोशिश करता रहा। लेकिन विराज और वेदांत की हंसी, कली की मासूमियत और उनकी शरारतों की आवाजें उसे हर तरफ से घेर लेती थीं। कली वेदांत और विराज दोनों से दूर होते हुए कहती है, आप दोनों सच में बहुत शैतान हो चुके हो, हमें बहुत परेशान करते हो। आप तो विराज की तरफ इशारा करते हुए कभी भी हमारे पास आ जाते हो और फिर हमें आराम भी नहीं करने देते हो, हमें बहुत परेशान करते हो। फिर वहाँ वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी सारी रात हमारे अंदर ही बोलते बोलते ही वह काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और शर्म के कारण अपनी नज़रें झुका लेती है। उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर वेदांत शरारती अंदाज में बोला,
हाँ हाँ आगे बोलो, तुम्हारे अंदर ही क्या कहते हुए वहां कली के शर्म से लाल पड़ चुकी टमाटर की तरह चेहरे को देख मंद मंद मुस्कुराने लगता है। कली ने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और कोने में दुबक कर बैठ गई। उसकी मासूमियत भरी आवाज में शिकायत थी, आप लोग बहुत बुरे हो। जब देखो तब परेशान करते रहते हो। हमें आप लोगों से बातें ही नहीं करनी। ये कहकर वह किसी रूठे हुए बच्चे की तरह बैठ गई। वेदांत और विराज उसे इस तरह बैठे देखकर मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान में शरारत थी। लेकिन विराट ने कली की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें साड़ी पहना देता हूँ। विराट की बात सुनकर कली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से सिर ना में हिला दिया। नहीं, जब तक आप सब अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे हम कपड़े नहीं बदलेंगे, कली ने मासूमियत से कहा। उसकी यह बात सुनकर विराज के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वह उसकी मासूमियत पर मोहित होकर बोला, ठीक है ठीक है, सब आंखें बंद कर लेते हैं, फिर तुम आराम से साड़ी पहन लेना। कली ने पहले हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पलना में सिर हिलाते हुए चिढ़कर बोली, नहीं हमें नहीं पहननी साड़ी। कली की ना सुनकर विराज मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं पहनोगी साड़ी? गांव वैसे ही चली जाओगी, गांव वाले क्या कहेंगे? चलो फटाफट साड़ी पहन लो, तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें साड़ी पहननी है। कली ने झेपते हुए साड़ी उठाए और बोली, हमें साड़ी पहननी है पर आप लोगों के सामने नहीं। अगर हमने साड़ी पहननी शुरू की तो आप सब मिलकर हमें परेशान करने लगोगे। कली की मासूमियत भरी बात सुनकर विराट हंसते हुए बोला, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो उसे गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। विराट की बात पर कली ने उस पर भरोसा कर लिया और सिर हिलाते हुए उसकी बात मान ली। लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। भले ही वे सभी उसके पति थे और उसने उनके सामने पहले भी खुद को बेपर्दा किया था, फिर भी एक साथ इन चारों के सामने इस तरह कपड़े बदलने का ख्याल ही उसे असहज कर रहा था। कली ने धीरे धीरे अपने सूट की चिप खोलने की कोशिश की। उसकी यह हरकत देखकर न केवल वेदांत, विराज और विराट की नजरें उस पर जम गईं, बल्कि विहान भी चाहकर अपनी नजरें हटा नहीं सका। कली ने जब महसूस किया कि उसके सभी पतियों की निगाहें उसी पर टिकी हैं, तो वह शर्म से एकदम सहम गई। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साथ ही उसे डर भी लगने लगा, कहीं उसके पति यही शुरू ना हो जाए उसे बिना कपड़ों के देखकर। यही सब सोचकर वो शर्म और डर से हाथ पीछे कर लेती है। उसकी शर्म उसे और ज्यादा पानी पानी कर रही थी। काली को इस तरह शर्माते और घबराते हुए देखकर वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? तुम कपड़े नहीं बदल रही हो? क्या किसी बात से डर रही हो? कली ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, आप सब हमें यूं घूर क्यों रहे हो, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं? इससे पहले भी तो आप सबने हमें कई बार देखा है। क्या आप लोगों का मन नहीं भरा हमसे, जो अब भी ऐसे घूर रहे हो? कली की बात सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, अरे हनी, हम तुम्हें घूर नहीं रहे, बस तुम्हारी इस शर्म को देख रहे हैं। सच कहूं तो तुम्हारी यही मासूमियत हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। विराट ने भी मजाक में जोड़ा, और वैसे भी तुम्हें देखकर मन भरने वाला नहीं है कली। हर बार तुम्हें देखते हैं तो बस और देखने का मन करता है। कली उनकी बातों से और ज्यादा शर्म से लाल हो गई। उसने गुस्से में कहा, आप लोग हमें और परेशान कर रहे हो। हमें तो आप सब से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वेदांत ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम सब अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेते हैं, अब तो कपड़े बदल लो। काली ने झुंझुलाते हुए कहा, पहले सच में दूसरी तरफ देखो, तब सोचेंगे। विहान, जो अब तक खामोश था, कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास आओ। कली बिना किसी डर के उसकी तरफ बढ़ जाती है। फिर विहान ने उसे खड़े होने के लिए कहा और कली ने उसकी बात मान ली। उसे विहान की हर एक बात मानते हुए देख बाकी तीनों थोड़े चौंक गए। जैसे ही कली खड़ी होती है, विहान उसके हाथ से साड़ी लेता है और धीरे से उसकी कमर पर सूट के ऊपर से गांठ बांध देता है। कली ये देखकर चौंक जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है। फिर विहान मुस्कुराते हुए बोलता है, साड़ी तो पहनी है, इसके लिए यह जरूरी नहीं कि तुम ब्लाउज और पेटीकोट पहनोगी। तुम इस सूट के ऊपर से भी साड़ी पहन सकती हो। कली कुछ देर सोचती है, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है, मानो वह ये सब समझ गई हो। उसके बाद वो खुद से पहन लेती हैं। पर तीनों का चेहरा उतर जाता है, जिन्हें कुछ देखने को नसीब जो न हुआ विहान बाबू की बदौलत। ऐसे ही मस्ती मजाक के साथ उनकी गाड़ी गांव की सीमा में पहुंच जाती है। अब ये मत बोलना गाड़ी में कली खड़ी कैसे होगी?
भाई कार की डिजाइन लग्जरियस है और अलग से फीचर भी, साथ ही किसी बेन की तरह, तो समझ जाओ। डोंट कॉपी द स्टोरी एंड माई स्टोरी थी मनी राइटर। गाड़ी गांव की सीमा में जैसे ही प्रवेश करती है, पहाड़ी इलाकों की ठंडी और ताजी हवा गाड़ी के अंदर भर जाती है और कली के साथ उसके बाकी सारे ही पति ठिठुर से जाते हैं। कली अपने गांव के नज़ारे देखकर इतनी खुश हो जाती है कि उसकी आंखों में चमक और होठों पर खिली मुस्कान साफ दिखाई देती है। गांव चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था, मानो प्रकृति ने इसे बड़े ही प्यार से सजाया हो। किन्नौर का पहाड़ी गांव अपनी अनोखी सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े रहती हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत जमी थी, जिससे पेड़ किसी सुंदर चित्र की तरह लग रहे थे। हरियाली और बर्फ का यह मेल ऐसा था मानो धरती पर जन्नत उतर आए हो। सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ते ही एक सुनहरी चमक बिखेरती है। हवा में सेब और अखरोट के बगीचों की हल्की हल्की खुशबू घुली हुई थी। गांव के पास बहती नदी का पानी ठंडा और इतना साफ था कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती थी। नदी के किनारे जमी बर्फ और पानी की झिलमिलाहट इस पूरे दृश्य को स्वर्गिक बना रही थी। गाड़ी जैसे ही गांव की मुख्य पगडंडी पर आती है तो सड़क थोड़ी संकरी और ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। चारों तरफ छोटे छोटे घर बने हुए थे, जो पत्थरों और लकड़ी से तैयार किए गए थे। उनकी छतों पर बर्फ जमी हुई थी और घरों से धुआं निकल रहा था, जो बताता था कि लोग अपने घरों में आग जलाकर ठंड से बच रहे हैं। ये गांव उन अनूठी परंपराओं और रिश्तों का प्रतीक था जो आधुनिक समाज से अलग मगर बेहद मजबूत थे। बहुपति विवाह की ये परंपरा यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम की यह अनोखी मिसाल इस गांव को खास बनाती थी। कली की खुशी इस पहाड़ी इलाके से गहराई से जुड़ी हुई थी। यहाँ की हर गली, हर पेड़ और हर पहाड़ उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। पांचों भाइयों के लिए भी यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि उनकी जड़ों से जुड़ने का जरिया था। गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा मड़ाई लकड़ी का पारंपरिक ढांचा बना हुआ था, जो सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र था। यहाँ हर त्योहार और विशेष अवसरों पर लोग इकट्ठा होते और अपनी परंपराओं को जीते थे। इस समय यहाँ पर मेले की तैयारी चल रही थी। काफी सारी दुकानें और बड़े बड़े झूले लग चुके थे। यहाँ के लोगों ने ऊन से बने बड़े बड़े कुर्ते पहन रखे थे, आदमियों, और सर पर एक अलग तरह की टोपी लगाए हुए थे। पास ही कुछ औरतें भी थीं जिन्होंने ऊन से बने लॉन्ग स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखी थी। उसके ऊपर बड़े से ओवरकोट की तरफ स्वेटर पहनी थी। कली ने स्वेटर बनाना यहीं से सीखा। कुछ ही पल में गाड़ी वहां से होते हुए सीधे बड़ी सी राजशाही हवेली के बाहर आकर रुकती है। जब मेन गेट पर खड़े पहरेदार एक साथ उतनी सारी और महंगी गाड़ियों को देखते हैं तो जल्दी से बड़े से गेट का डोर खोल देते हैं, जिसके खुलते ही सारी गाड़ियां एक एक कर अंदर की तरफ जाती हैं। एक नौकरानी उन गाड़ियों को देख भागते हुए हवेली के अंदर जाते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोली, बड़ी ठाकुराइन जल्दी से बाहर आइए, सारे ठाकुर साहब शहर से आए हैं। बड़ी ठाकुराइन कहते हुए वो नौकरानी जोरों से चिल्ला रही थी। इधर सारे ही लोग एक एक कर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कली वो भी खुशी से चाहते हुए गाड़ी से बाहर निकल आसपास देखने लगती है। उसकी आंखों को शायद किसी की तलाश थी। कली ने जल्दी से अपने सर पर लंबा सा घूंघट कर लिया और अपने सभी पतियों को देखने लगी, जिनके चेहरे पर भी बड़ी सी और प्यारी सी मुस्कान थी। अपने घर पहुंचकर उनके साथ आए गार्ड उस जगह पर ही एक तरफ खड़े हो गए थे और अपने बॉस के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। आसपास कुछ नौकर थे जो काम कर रहे थे, पर उन सभी को देख सबके पास जा उन्हें प्रणाम कर रहे थे। तभी घर के अंदर से अम्मा भागी भागी आई और जैसे ही उनकी आंखों ने अपने बेटों और बहू को देखी, ठीक वैसे ही उनकी आंखें चमक उठी। कली और उसके सारे पति की आंखें भी अम्मा को देख चमक उठी। अम्मा खुशी से, आ गए तुम सब, पर आने से पहले बताया क्यों नहीं मुझे? उद्धरण चिन्ह। विराट अपनी मां की तरफ बढ़ते हुए, अम्मा आपके लिए सरप्राइज था। अगर बता देते तो इतनी खुशी जो दिख रही है वो कैसे दिखाई देती तुम्हारे चेहरे पर। कहते हुए वो जैसे ही अम्मा के गले लगने को हुआ, अम्मा विराट के कंधे पर मारते हुए बोली, रुक जा लल्ला, मुझे तुम सबकी नज़र तो उतारने दे। वैसे भी इतनी दूर से आए हो, क्या पता कितनों की नज़र लगी हो। बोलते हुए ही उन्होंने एक एक कर सभी को देखा और बड़े ही प्यार से मुस्कुराए। तभी एक नौकरानी जल्दी से नीम की ताज़ा डाली और तांबे का बर्तन ले आई। उस बर्तन को सभी के आगे रख उस पर कुछ जलाया गया और अम्मा सभी के ऊपर उसे घुमाने लगी, साथ में कुछ बोलने भी लगी।
फिर उस बर्तन में पानी डालकर उसे नष्ट कर दिया गया। नीम की पत्तियों से भी अम्मा ने सभी की बुरी नज़र उतारी और सभी को घर के भीतर चलने को बोली। सारे ही चुपचाप अम्मा की बात मान घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आते ही कली अम्मा के पास जा उनके पैरों पर झुक पैर पड़ते हुए बोली, प्रणाम अम्मा। उद्धरण चिन्ह। अम्मा कली के सर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुहागन रहो, दूधों नहाओ, पूतो फलो और हमेशा खुशियों से भरपूर रहो बहुरानी। कहते हुए अम्मा मुस्कुराए। वेदांत भी जल्दी से अम्मा के पास जा उनके पैरों पर गिरकर बोला, थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी दो अम्मा, सारा प्यार और आशीर्वाद अपनी बहू पर ही लुटाने का इरादा है। अम्मा हंसते हुए बोली, अम्मा का प्यार और आशीर्वाद अपने सारे बच्चों के लिए एक जैसा होता है। बुद्धू बोलते हुए वो सभी को देखने लगी। सब एक एक कर अम्मा के गले लग गए, पर वेद खामोश सा खड़ा रहा, रूठे हुए बच्चे की तरह। अम्मा उसे वैसे देख बोली, क्या हुआ तुझे, और तू ऐसे दोनों हाथ गालों पर क्यों रखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अम्मा की बात सुन वेद रोनी सी शकल बना अम्मा के पास गया और घुटनों पर बैठ अम्मा को कमर से पकड़ अपना चेहरा छुपा लिया। तभी वेदांत हंसते हुए बोला, अम्मा तुम्हारा बहादुर बेटा एक बंदर से लड़ने गया था और मार खाकर वापस लौट आया। वेदांत के ऐसा बोलने पर अम्मा हैरान हो गई तो वेद को अब रोना आने लगा। तभी कली वेदांत को देख कहती है, ये जी, अब ना आपका बहुत हो गया, आप क्यों इनका मजाक बना रहे हो। हम बोल रहे हैं, अगर आपने इनका मजाक बनाना बंद नहीं किए तो हम बोलते बोलते वो अटक गई। वेदांत उसकी बात सुन आंखें छोटी कर बोला, तो तुम क्या करोगी कली डाली। कली कुछ देर सोची और बोली, तो हम ना आपसे बात नहीं करेंगे, हम देख लेना, हम अम्मा के पास ही रहेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। उसे ऐसे रूठते देख वेदांत फुल टशन के साथ बोला, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकती हो। कली उसे इग्नोर कर वेद से बोली, सुने जी, आप ना इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, हम अभी बगीचे में जाकर दर्द कम करने वाले पत्ते लाते हैं और उनका लेप बना आपको लगा देते हैं। इतना बोल कली बाहर की तरफ तेजी से भागी। सब उसे बस देखते ही रह गए। अम्मा को खुशी हुई कि उनके बेटों और बहू का रिश्ता सही पटरी पर जो चल रहा है। अम्मा ने दुलार से वेद के सर पर हाथ रख बड़ी ही ममता भरे स्वर में बोली, फिक्र मत कर लल्ला, मुझे दिखा कितना लगा है तुझे। बोलते हुए अम्मा सोफे पर बैठी और वेद के चेहरे को हाथों में भर देखने लगी। विराट और विराज बिना कुछ बोले अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। वेदांत वहीं पर बैठ गया और विहान भी अम्मा के बगल में बैठ गया। कुछ ही देर में कली भागते हुए आई और विहान को साइड हटा खुद उसकी जगह पर बैठ वेद से बोली, सुने जी, लाए हमें दिखाए, हम दवाई लगा दे। वेद भी मासूमियत से कली की तरफ नजरें घुमाया तो कली बड़े ही ध्यान से और आराम से वेद को लेप लगाने लगी। वो जैसे जैसे लेप लगा रही थी दर्द उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, जैसे वो उस दर्द को खुद महसूस कर रही हो। वेद बस एकटक कली को देख रहा था। आज पहली बार वो उसे इतने करीब से देख रहा था। जिसे अपने इतने करीब देख उसके दिल में एक अलग सा सुकून का एहसास पनपा और वो बस कली के चेहरे को निहारते हुए उसके होठों को देखने लगा।